अवनीश कुमार पांडे को आमंत्रित करते हैं कि आप धनवंतरी वंदना के साथ कार्यक्रम का प्रारंभ करें। प्लीज अवनीश पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आरोग्य भारती काशी प्रांत एवं विश्व आरोग्य मिशन के संयुक्त तत्वावधान में इस तरंग संगोष्ठी राष्ट्रीय वेबिनार में मैं डॉक्टर अवनीश पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। सभी को प्रणाम। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कोरोना की थर्ड फेज से हम लोग सभी लोग फेस कर रहे हैं और बहुत ही ज्वलंत विषय है। नीड ऑफ इमरजेंसी अप्रूवल ऑफ सर्टेन आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस इन प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ओमिक्रॉन। इस विषय पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए देश के कोने कोने से वरिष्ठ विद्वान हमारे विद्वज्जन हमारे बीच में जुड़े हुए हैं जो अपने विचार रखेंगे। और इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन के रूप में प्रोफेसर जी.एस. तोमर सर का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। हमारे पैनलिस्ट के रूप में प्रोफेसर के.एस. धीमान सर, फॉर्मर डीजीसी सीआरएस सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर डी.सी. कटोच सर, फॉर्मर एडवाइजर आयुर्वेदा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। प्रोफेसर के.एन. द्विवेदी सर, डीन फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद, IMSBHU वाराणसी, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए सर, आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। श्री S.B. दंगायत सर, जो कि नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं आरोग्य भारती के, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ जुड़ने वाले हैं प्रोफेसर S.M. सिंह सर, डायरेक्टर आयुर्वेद सर्विसेज यूपी, सर आपका भी स्वागत करता हूँ। प्रोफेसर A.K. त्रिपाठी सर, डायरेक्टर आयुर्वेदिक एंड यूनानी सर्विसेज उत्तराखंड, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और इस कार्यक्रम की योजना और हर तरीके से इस कार्यक्रम को एक रूप देने के लिए ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन प्रोफेसर जी.एस. तोमर सर, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट विश्व आरोग्य मिशन है और मेंबर हैं आप, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं आप आरोग्य भारती के, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। और जो लोग भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, तमाम लोग फेसबुक पे भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सभी लोग को हृदय से वंदन अभिनंदन है, सभी का स्वागत है। और किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग आराध्य आरोग्य देव भगवान धन्वंतरी की वंदना से करते हैं। तो हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। सभी लोग अपने स्थान पर सीधे बैठ जाएंगे। सभी लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे, विनम्र आग्रह रहेगा। कौन सा मीटिंग और मीटिंग ज्वाइन करके कर क्या रहे हो? नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुकभयमृत्युनाशम् दातारमीशं विविधौषधीनां न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम् कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्। पुनः एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन अभिनंदन। जो लोग भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी इस कार्यक्रम को ऑनलाइन लाइव देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। और कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर जी.एस. तोमर सर से कि सर आप कार्यक्रम को आगे की तरफ ले चलें। प्रोफेसर जी.एस. तोमर सर। ओम श्री सीतानाथ समारंभाम रामानंदादि मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। आज के पुनः एक ज्ञान यज्ञ में हम लोग उपस्थित हैं और हमारे साथ आरोग्य भारती के इस मंच से, विश्व आयुर्वेद मिशन के इस मंच से, भारतवर्ष के अपने अपने विषय के मूर्धन्य विद्वानों को आज आमंत्रित किया गया है एक रिसोर्स पर्सन के रूप में, जो अपने अनुभव से वर्तमान परिदृश्य में पीड़ित मानवता की सेवा के लिए जो कार्य हो सकता है उस संदर्भ में अपने विचार रखेंगे। और आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे आरोग्य भारती के
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री एसबी दंगाई साहब हमारे साथ हैं, जिनकी प्रेरणा सतत आयुर्वेद नहीं आयुष को एक इन ऊंचाइयों तक ले जाना है जिससे अधिक से अधिक भारतवर्ष ही नहीं संपूर्ण विश्व की मानवता, पीड़ित मानवता की सेवा इससे की जा सके। और आप सभी जानते हैं कि अर्थ एक बहुत बड़ी धुरी है। तो अर्थ का तात्पर्य है कि आपकी औषधियों की उपयोगिता जब तक जन सामान्य के बीच में नहीं होगी तब तक आप अपने इस विधा के संदर्भ में कभी लोकप्रियता हासिल नहीं होगी, तब तक कोई शासन, प्रशासन या कोई भी व्यक्ति आपकी मदद करने को तैयार नहीं होगा। और इस कोरोना कालखंड में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय ने जो नारा दिया था कि आपदा में अवसर की तलाश, तो निश्चित रूप से आयुष ने लोकप्रियता अर्जित किया है। आयुष औषधियों की बिक्री को जब हम देखेंगे, सेल को देखेंगे, तो आप देख रहे हैं कि निश्चित रूप से अभूतपूर्व वृद्धि हुई है मार्केट में। और मैं चाहता हूं कि आयुर्वेदिक औषधियां और अच्छे तरीके से नए नए प्रोडक्ट्स हमारे आए और उन प्रोडक्ट्स को हम लोगों के सामने ले जाएं। इनोवेटिव रिसर्च हर व्यक्ति चाहता है। तो आज दंगाई साहब ने जो हमारे विषय में चिंतन करने के लिए आज हम लोगों के सामने चर्चा हुई, तो मैं चाहता हूं कि जो आपका प्रयास है उसको इस मंच के माध्यम से हम लोगों के विचार सामने रख करके एक अपना एक प्रपोजल तैयार कर सकें, जिससे कि भारत सरकार सही तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर हो तो जन सामान्य को अधिक से अधिक लाभ हो पाए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रोफेसर करतार सिंह धीमान जी, जो कि वर्तमान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साधक विभाग में प्रोफेसर के रूप में तो कार्य कर ही रहे हैं। आप डायरेक्टर जनरल CCRAS रहे हैं। उस समय शोध के संदर्भ में, CCRAS की गाइडलाइंस के संदर्भ में आपने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, योगदान दिया है, और उनके अनुभव का लाभ आज के इस कार्यक्रम में हम लोग लेंगे। हमारे साथ ऐसा व्यक्ति जुड़े हुए हैं डॉक्टर कटोच। डॉक्टर कटोच जो है हमारे आयुर्वेद के पूर्व एडवाइजर भी रहे हैं, वर्तमान में CGHS में आप डायरेक्टर के पद पर काम भी कर रहे हैं। डॉक्टर कटोच ने जिस समय ये एडवाइजर थे तो आपने WHO के माध्यम से तमाम देशों में जाकर के आयुर्वेद की लोकप्रियता में वृद्धि की और निरंतर आप सक्रिय रूप से कार्य करते रहे। तो आपकी हमको राय मिलेगी, आपके विचार मिलेंगे, आपके उद्बोधन से हमको निश्चित लाभ मिलेगा। और साथ साथ हमारे साथ उत्तराखंड के हमारे आपके आयुर्वेद एवं यूनानी सेवा निदेशक प्रोफेसर अरुण कुमार त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण कुमार त्रिपाठी जी बेसिकली आप भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परास्नातक भी हैं, यहीं से आप PhD भी हैं, और आप करने के साथ साथ उत्तराखंड में प्रोफेसर भी रहे हैं। तो आपके पास एक लंबा शोध का अनुभव है और वो हमारे साथ उपस्थित हैं। वो अपने उत्तराखंड में इस स्थिति के बारे में अपनी बातें सामने रखेंगे। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपके द्रव्य गुण विभाग के एक ऐसा व्यक्तित्व जो कि संपूर्ण भारतवर्ष में अपने विद्वता के लिए प्रोफेसर PV शर्मा जी की पीठ को सुशोभित कर रहे हैं। हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय के यशस्वी डीन के रूप में कार्य कर रहे हैं प्रोफेसर KN द्विवेदी जी। मैं भी आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ डॉक्टर अभी SN सिंह साहब उत्तर प्रदेश सरकार में जो निदेशक हैं वो भी हमारे पास जुड़ने वाले हैं, अभी मीटिंग में हैं। जैसे ही उपस्थित होंगे वो इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित होंगे। और इस कार्यक्रम की विशेषता यह है कि हमारे इस वर्तमान परिदृश्य में हमारे चिकित्सक संपूर्ण जगह विश्व में, आज यही नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूं। अभी ऑस्ट्रेलिया से एक हमारा आयुर्वेद का एक एसोसिएशन है, वहां पर जो लोग कार्य कर रहे हैं उनका कहना है कि लोगों में इतनी जागरूकता पैदा हुई है कि हर व्यक्ति आयुर्वेदिक औषधियों को निरंतर प्रयोग करने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी ये हमारे केवल गिलोय घनवटी आयुष्पात क्यों नहीं लगा दे वो हमारा ही सुन लो सुगंधा क्यों नहीं लगा दे हल्ला ना हो सर। कृपया अन्य लोगों से निवेदन है अपने माइक को जरा म्यूट कर लें। तो ये सारी चीजें क्यों नहीं लगा दे करके हमारे चिकित्सक अपने अभिनव प्रयोग के द्वारा, हमारे यहाँ चरक जैसा मनीषी कहता है कि विकारा नामो कुशलो नहीं जिरियात कदाचना नहीं सर्व विकारेशु नाम तो असद्वा स्थिति। ये जरूरी नहीं है कि हर रोग का हम नाम जाने। कोई भी नया रोग हमारे सामने आता है तो हम उस रोग के संदर्भ में अपने विवेक के द्वारा उसका निदान, अधिष्ठान, विकार प्रकृति इत्यादि को देख करके हम नई नई औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। यह भी आवश्यक नहीं है कि हमारी कुछ औषधियां किसी रोगों के लिए इंडिकेट की गई हैं, इंडिकेशन है, लेकिन उन औषधियों का प्रयोग
हम जो है एक नए प्रकार के रोगों में भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने IO-16 के बारे में किया। मलेरिया के लिए आविष्कृत औषधि को हमने कोविड-19 में प्रयोग किया तो अत्यंत लाभ मिला। तो मैं ये बताना चाहता हूं, हमारे साथ आदरणीय भट्ट साहब भी जुड़े हुए हैं, आपका बहुत स्वागत अभिनंदन है। तो मैं ये चाहता हूं कि आज के इस परिदृश्य में हम जो है इमरजेंसी अप्रूवल हमारे नए नए फॉर्मुलेशंस को भी मिले, उसमें जो हिंड्रेंसेज आ रहे हैं उन हिंड्रेंसेज को दूर करने के लिए ये सामने बातें आपको बताई भी जाएंगी। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आयुर्वेद और होम्योपैथी और आयुष की अन्य विधाओं को जब तक हम ICMR गाइडलाइन के तहत आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के पैरामीटर्स के ऊपर उतारने का प्रयास करते रहेंगे, एक ही गाइडलाइन में प्रयोग करेंगे, तो इनका समुचित विकास संभव नहीं है। मैं इस तथ्य से पूरी तरह से विज्ञ हूं और पूरे तथ्य को मैं मानता भी हूं, उसको मैं महसूस करता हूं कि टिल वी आर नॉट इन द पोजिशन टू प्रूव द एफिकेसी ऑफ द आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस ऑन करंट साइंटिफिक पैरामीटर्स, तो वी कैन नॉट कन्विंस ग्लोबल कम्युनिटी। लेकिन उन पैरामीटर्स के ख्याल में अब एविडेंस बेस्ड की बात करते करते हम इस सीमा तक न पहुंच जाएं कि हमको इतने हिंड्रेंसेस पैदा हो जाएं जिसके चलते हमारे नए नए जो शोध हैं, नई नई चीजें हैं, उनको हम प्रकाश में लाने में असफल ना हो पाए। तो मैं चाहता हूं कि आज के इस परिदृश्य में हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में। और हमारे साथ सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा आरोग्य भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और जो कि एक एंटरप्रेन्योर हैं, IIM अहमदाबाद से आप MBA हैं और आपने बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया है, तो आप जानते हैं कि आपकी इकोनॉमी पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो हमारी औषधियां हमारे देश की इकोनॉमी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं, बशर्ते कि इनको सही अवसर प्रदान किया जाए। तो आप हमारी परेशानियां, हमारी सीमाएं, हमारी लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में अपना उद्बोधन देंगे। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय श्री SP दंगाई साहब को कि आप अपने विचार हमारे सामने साझा करने का कष्ट करें, जिससे इस कार्यक्रम को दिशा मिले और आगे के हमारे वक्ताओं से हम उनकी सहमति, उनकी राय ले सकें। आदरणीय श्री दंगाई जी। प्रणाम डॉक्टर तोमर, आपने बहुत कुछ मेरे बारे में कह दिया। सभी उपस्थित निष्णात एक्सपर्ट्स, मैं ये स्पष्ट आपको पहले कह देना चाहूँगा कि न तो मैं आयुर्वेद का एक्सपर्ट हूँ, न मैं होम्योपैथी का एक्सपर्ट हूँ, न मैं आयुष का एक्सपर्ट हूँ। मेरा बैकग्राउंड कॉर्पोरेट बैकग्राउंड रहा है। मैं इन सब चीज़ों का बड़ा प्रेमी हूँ और आप कहेंगे कि मैं इन सब चीज़ों का प्रचारक हूँ। सेल्फलेसली मैं इनके बारे में सोचता हूँ और इसके बाद में मैं ये भी जो सोचता हूँ कि ये हमारे लोगों में, हमारे देश के लिए और जो है देश के बाहर रहने वाले लोगों के लिए भी किस तरह से उपयोगी हो। आरोग्य भारती और विश्व आयुर्वेद मिशन की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ और मैं ये कहना चाहूँगा कि आरोग्य भारती का बेसिक ऑब्जेक्टिव आप तो सब जानते ही हैं, आप सब जो उससे जो है अभी आप जो उससे सब अभिज्ञात हैं कि आरोग्य भारती 2 पैरामीटर्स पर काम करती आ रही है। पहली तो कि व्यक्ति, परिवार, समाज और देश को निरोगी कैसे रखा जाए, और अगर बीमार हो जाएं तो किस तरह से पैथिक एग्नोस्टिक वे में उनको ट्रीट किया जाए। कोविड की जो विपदा या पैंडेमिक हमारे देश और पूरे विश्व को जिसने आप कहेंगे कि आज एक कंट्रोल में कर दिया है, तो ये कोविड या जो हम कहेंगे कोरोना, ये हमारे देश में जिस तरह से दूसरे देशों में भी वहाँ पर एपिडेमिक एक्ट के द्वारा इसका उपचार करने के लिए सरकारों ने काम किया। एपिडेमिक एक्ट पहला है और दूसरा जो है हमारे यहाँ पर नेशनल डिजास्टर जो मैनेजमेंट एक्ट है, और इन दोनों को साथ में लेकर सरकार ने इसको मैनेज करने की बड़ी अच्छी तरह से कोशिश की है। सरकार को, हमारी सरकार को मैं अभिनंदन भी देना चाहते हैं कि उन्होंने सभी विधाओं को, सभी उपचारों को एक स्थान देने की कोशिश की। हमारे यहाँ पर आप जानते ही हैं कि एलोपैथी के अलावा आयुष का पहले से ही अलग डिपार्टमेंट है, अलग मिनिस्ट्री है, और सरकार ने भरसक प्रयत्न किए हैं कि किस तरह से आयुष को भी इन पैंडेमिक में या उसके बाद में भी यूज किया जाए। आज का जो विषय है वो विषय इमरजेंसी यूज अप्रूवल के ऊपर है। तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना होगा कि इमरजेंसी यूज अप्रूवल, ये फ्रेज जो है ये कहाँ से आया।
मैंने जो है थोड़ा अभ्यास जो किया उससे ये पता चला है कि इमरजेंसी यूज अप्रूवल ऐसी चीजों को देना योग्य समझा गया कि जिनके लिए अप्रूवल नहीं है। सो अप्रूवल ऑफ अनअप्रूव्ड मेडिसिन फॉर इमरजेंसी यूज इज इमरजेंसी यूज अप्रूवल। और दूसरी बात यह है कि रीपर्पजिंग करके जो चीज आज चल रही है, मान लिया जाए कि कोई अप्रूव्ड प्रोडक्ट है तो उस अप्रूव्ड ड्रग को कोविड में किस तरीके से इस्तेमाल में लाया जाए या दूसरे पैंडेमिक में किस तरीके से इस्तेमाल में लाया जाए, तो यह कहा जाएगा कि अनअप्रूव्ड यूज ऑफ अप्रूव्ड मेडिसिन फॉर अ गिवन डिजीज। तो इमरजेंसी यूज अप्रूवल में ये दो चीजें अमेरिका ने अपनाई और अमेरिका ने नेचुरली उसको आगे बढ़ाया। हमारे यहाँ पर आपको जैसे भी ज्ञात है कि हमारे यहाँ पर बायोमेडिकल या जो एलोपैथिक मेडिसिन है उसके लिए हमारे यहाँ पर न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019 में बने, NDCTR 2019। आयुर्वेद के लिए या इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए, आयुर्वेद यूनानी सिद्धा के लिए हमारे यहाँ पे CCRS के गाइडलाइंस हैं। होम्योपैथी के लिए कोई भी इस तरह की गाइडलाइन नहीं है। सो बाय डिफॉल्ट होम्योपैथी को एलोपैथी के साथ क्लब करके NDCTR 2019 को फॉलो करने के लिए बाध्य किया जाता है। तो मैं फिर NDCTR की वापस इसलिए बात करना चाहूंगा कि जितने भी इमरजेंसी यूज अप्रूवल हमारे यहाँ पर हुए वे सब NDCTR के तहत हुए। मैंने NDCTR देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा, तो उसमें सेक्शन 91, 92, 93 वो ऐसे हैं जो अनअप्रूव्ड मेडिसिन को इमरजेंसी यूज में किस तरीके से जो लाया जाए इसके बारे में जो उसमें चर्चा है। तो 91 में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ही सिर्फ परमिशन जो है आप कहेंगे कि दी जाए, और 92 में दूसरे जो हॉस्पिटल्स हैं, दूसरे जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो उसके अंदर जो समावेश है। 93 जो है वो उसके जो फॉलोअप के लिए क्या क्या करना चाहिए वो है। चूंकि NDCTR सिर्फ एलोपैथी के लिए ही आप कहेंगे कि संलग्न है, उससे जुड़ी हुई है, तो होम्योपैथी उसमें एलोपैथिक मेडिसिन जो जो जहां जहां प्रपोजल आए उसको जो है देने का प्रावधान है। आयुर्वेद के लिए, यूनानी के लिए, सिद्धा के लिए CCRAS जैसे मैंने कहा उसमें इमरजेंसी यूज के लिए किसी भी तरीके की कोई डिस्कशन या जो किसी भी तरीके का प्रावधान नहीं है। होम्योपैथी का मैंने आपको बताया वो एलोपैथी में चले जाता है, तो वापस जो है उसको फॉलो करना पड़ता है एलोपैथी की। हमने ये देखा कि इमरजेंसी यूज अप्रूवल के तहत कई दवाओं को सरकार ने यूज में लिया। रेमडेसिविर जैसे बहुत अच्छी तरह आप जानते हैं, प्लस माइनस पॉइंट्स उसके जो आप देख सकते हैं। अगर आप वैक्सीन को देखें तो वैक्सीन भी जो है एक तरह से इमरजेंसी यूज अप्रूवल वाले क्लॉज में ही जो है अलाउ किए गए हैं। तो हमने देखा कि सिर्फ एलोपैथी ही इसका आप कहेंगे कि ट्रीटमेंट नहीं कर सकती है। आयुष के कई माध्यमों से कई जगहों पर बड़े अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट हुए, बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट हुए। पर सबसे पहले तो कोविड के मैनेजमेंट में जो आयुष को कोई स्थान नहीं था, और उसके बाद में जो सरकार ने कमेटी बनाई, उसके बाद में 3-4 चीजों को अलाउ किया, तो शायद आयुष 64 जैसी जो 1-2 दवाइयां उसमें परमिटेड हैं, पर होलसेल या आप कहेंगे कि लार्ज स्केल पे किसी भी तरह से आयुष के किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो ये हमने देखा कि इमरजेंसी यूज अप्रूवल अगर आयुर्वेद, यूनानी सिद्धा या होम्योपैथी को दिया जाता और सबका आप कहेंगे कि इंटीग्रेटेड वे भी यूज किया जाता, तो शायद हम लोग इस क्राइसिस को या जो पैंडेमिक को अच्छी तरह डील कर सकते। अब जो है नेचुरली ओमिक्रॉन है, तीसरा जो वेव है, चौथा वेव है, ये तो आते रहेंगे, पर अब हम जो ये मान के चलें कि सिर्फ एलोपैथी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेगी, तो मुझे लगता है कि हमारी विधाओं, हमारे ज्ञान का सदुपयोग नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहना चाहूंगा कि आयुर्वेद को अनसाइंटिफिक या सूडो साइंटिफिक कहा जाता है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैंने जो है विकिपीडिया में भी देखा, और मैं आपसे जो विनंती करूंगा, आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी जरा इसके ऊपर गौर करें। विकिपीडिया में अगर आयुर्वेद का सेक्शन आप देखेंगे तो आयुर्वेद में सबसे पहले लिखा हुआ है इट इज सूडो साइंस, इट इज नॉट साइंटिफिक, विच इटसेल्फ इज रॉन्ग। ये प्लेटफॉर्म आज ऐसा नहीं है जहां मैं इसके बारे में बात करूं, पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अब हमारा कर्तव्य ये है कि हम आयुर्वेद जो अपने में एक पूर्ण आप कहेंगे कि लाइफ साइंसेज या आप कहेंगे कि सभी तरह की साइंसेज का जो समावेश करके चलती है, तो उसको सूडो साइंस तो या जो है
उसको नॉन साइंस तो नहीं कहें, पर उसको जो है एक योग्य परिप्रेक्ष्य में रखें। अब बात यह आती है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि सीसीआरएस के गाइडलाइंस है। सीसीआरएस के गाइडलाइंस को मुझे लग रहा है कि अच्छी तरह से अभ्यास करके उसको रिकास्ट करना चाहिए। उसको रिकास्ट करके उसमें अगर इमरजेंसी यूज अप्रूवल में जिसमें आप कहेंगे कि अनअप्रूव्ड जो है मेडिसिन है उनको किस तरीके से इमरजेंसी में इस्तेमाल में लिया जाए जिससे लोगों को लाभ हो और उसके बाद में जो है आगे बढ़ सके, इसके ऊपर काम हो सके। दो चीजें इसमें आती हैं, एक तो रीपर्पस्ड है और एक एक्चुअली न्यू है। अगर आप रेमडेसिविर देखेंगे तो रीपर्पस्ड ड्रग है, आप मानिए नहीं मानिए, पर रेमडेसिविर को जब बनाया गया था तो ये बनाया गया था शायद इबोला के लिए या इसके पहले किसी दूसरी मतलब जो हेपेटाइटिस सी के लिए बनाया गया था, और उसके बाद में जो है इन्होंने इसको रीपर्पस करके जो कहेंगे इमरजेंसी यूज अप्रूवल दिया। तो आयुर्वेद में भी जो हमारे ट्रेडिशनल या जो हमारे कन्वेंशनल जो फॉर्मुलेशन है वो तो अलाउड ही है, पर जो नए फॉर्मुलेशन हैं या जो रीपर्पस फॉर्मुलेशन हैं उसमें रीपर्पस फॉर्मुलेशन ऐसे हैं जिसको हम बड़ी तेजी से वो ऑब्जर्वेशनल स्टडी करके या कुछ जो है इंपेरिकल स्टडी करके उसको इमरजेंसी यूज में ला सकते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, सबसे पहले तो सीसीआरएस गाइडलाइंस को रिव्यू करें, उसको रिकास्ट करें। होम्योपैथी में बाकायदा नए जो है रूल बनाए जाएं, क्योंकि होम्योपैथी और जो आयुर्वेद वो होम्योपैथी और एलोपैथी दोनों समान नहीं हैं, दोनों एक प्रिंसिपल काम नहीं करती हैं। तो इन सब चीजों को करने से मुझे लगता है कि हम लोग कुछ न कुछ इस दिशा में प्रगति कर सकेंगे और आयुष को वो स्थान दिला सकेंगे जो जरूरी है। आरोग्य भारती और इनोवेटिव थॉट फोरम के तहत हमने 3 जो वेबिनार किए रिसेंटली। पहला था विच वाज द मीनिंग ऑफ एविडेंस, साइंस एंड अप्रूवल्स। दूसरा जो था दैट वाज ऑन रिव्यू एंड रिकास्टिंग ऑफ सीसीआरएस गाइडलाइंस, और तीसरा जो था न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स फॉर होम्योपैथी। तो तीनों का सारांश ये था कि हमको अब साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को अलग अलग जो मतलब जो विधाएं हैं उनकी प्रिंसिपल्स को लेते हुए हमें उसको उपयोग मॉडिफिकेशन कर कर आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि मैं बिजनेस वर्ल्ड से आता हूं इसलिए मैं एक छोटी सी और बात करना चाहूंगा कि आयुष इतना सशक्त और इतना सबल होने के बावजूद भी आगे बढ़ रहा है, पर इस गति से नहीं बढ़ रहा है जो इसके लिए मैं कहूंगा योग्य है। और इसकी वजह यह है कि एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन और स्टार्टअप्स वो उन्होंने इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया है। तो मेरा प्रयास ये रहता है और रहेगा कि हम किस तरीके से इन सब लोगों को इसमें जोड़ सकें। साइंस जो है लेबोरेटरी में डेवलप होती है, फील्ड में वैलिडेट होती है, पर जब तक उसको बिजनेस के रूप में परिवर्तित नहीं किया जाए और उसमें धर्म और अर्थ मतलब दोनों को जोड़ा नहीं जाए, एथिकल काम कर रहे हैं और एथिकल काम करने के साथ में अगर हम उसको जोड़ेंगे नहीं तो मुझे लग रहा है इस चीज को हम लोगों तक पहुंचा नहीं पाएंगे। तो मार्केटिंग, प्रमोशन, लॉबिंग, एडवोकेसी ये इतनी महत्वपूर्ण है जितनी रिसर्च और डेवलपमेंट है। लास्टली मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम लोगों को पुराने हमारे ग्रंथों, पुरानी जो चीजें हैं उसको आज के, मैं ये नहीं कह रहा कि आज की जो साइंस बायोमेडिकल साइंस नहीं, पर रैशनल एंड एथिकल वे में उसको एक बार परख के लोगों को ये बताना होगा कि इसमें भी इतनी मतलब शक्ति है जिसमें प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, आप क्योर, ट्रीटमेंट, ये सब चीजें इसमें हो सकती हैं। तो आयुर्वेद में शक्ति है और आयुर्वेद की शक्ति को जो उजागर करने के लिए कंज्यूमर को मन में रखते हुए, कंज्यूमर या पेशेंट को हाथ में रखते हुए उसको आगे बढ़ाना होगा। आज के इस विषय के लिए मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि सब विद्वान आज यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं इस चीज का मैंने आपको बताया जानकार नहीं हूँ, मैं बहुत आउट ऑफ द बॉक्स आपको ये बातें कर रहा हूँ, पर मेरी विनंती है कि हम अब आयुष को वो स्थान दिलाएं। आयुष के लिए जो मोदी जी कह रहे हैं कि हम वोकल फॉर लोकल, इसके लिए जरा थोड़ा बहुत अपना साहस जुटाएं और आगे बढ़ें। आत्मनिर्भरता के लिए मुझे ये लगता है कि हम लोगों की खुद की सोचने की शक्ति एंड देन कॉन्फिडेंट इम्प्लीमेंटेशन, मतलब ये हो गया कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग, विवेक बुद्धि हमारी यूज करते हुए उस चीज को उस चीज के ऊपर विचार विमर्श करके अपना पाथ चुनते हुए और उसको जो है कॉन्फिडेंटली पुटअप करने के लिए लोगों के सामने हमें जाना पड़ेगा। और मैं ये मानता हूं कि अगर हम आयुष को इस परिप्रेक्ष्य में ला सकें तो मुझे लग रहा है कि आरोग्य भारती की जो संकल्पना है
निरोगी रहें और अगर बीमार पड़े तो पैथी एग्नोस्टिक वे में अच्छी तरह से ठीक हो सके, सस्टेनेबल वे में ठीक हो सके, स्वस्थ रह सके, समर्थ रह सके और समृद्ध रह सके। इसी बात के साथ मैं इस मेरी बात को विराम देना चाहता हूं और पुनः मैं जो डॉक्टर तोमर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज मुझे ये मौका, जिसके लिए मैं डिजर्विंग नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं, मुझे कहने का मौका दिया। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दंगाई साहब। आपने निश्चित रूप से हम लोगों के अंदर उस चेतना का संचार करने का प्रयास किया है कि हम जागरूक होकर के अपने पास रखे हुए सोने को, अपने पास रखे हुए पारस पत्र को हम पहचानने में भूल कर रहे हैं और हमको सक्रियता के साथ आगे बढ़ना होगा। आपने जो बात हमारे सामने रखी कि आपकी विकिपीडिया में आयुर्वेद को सूडो साइंस कहा गया, इस संदर्भ में आईएमए के एक पत्र के द्वारा आईएमए के एक आर्टिकल को कोट करते हुए उन्होंने ये डाला हुआ है और हमारे विश्व आयुर्वेद मिशन ने इसका प्रोटेस्ट करते हुए बड़े सख्ती के साथ इसको लिखा है कि आप जो है इस तरह की उस विज्ञान को, जो कि टाइम टेस्टेड साइंस है, जिस लाइफ आप एविडेंस बेस की बात करते हैं, केवल एक प्रमाण की बात करते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करते हैं, ये तो 4 प्रमाणों पे आधारित है। आप तो बोलते हैं प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति, तो हमारे प्रमाण जो है एविडेंस से कहीं ऊपर है और टाइम टेस्टेड हमारी साइंस है। ऑल द प्रिंसिपल्स लेड डाउन बाय आवर महर्षिज, fully documented, discussed and researched out आप before establishment। तो ये बड़ी, इस विज्ञान को हमें केवल कहते नहीं रहना है, समाज के सामने पहुंचाना भी है। और आपने सही कहा कि जब तक कि धार्मिक दृष्टिकोण से आप सेवा भाव से कार्य तो करते रहे, लेकिन अर्थ का उपार्जन भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो हमारी आयुष औषधियां, जो कि हमारा भंडार है, हमारी विधा है, तो ये हमारी संस्कृति है, तो उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इसी लॉजिकल वे में जो आपने कहा कि हमारी जो गाइडलाइंस हैं, आपके जितने इन्वेंटेड ड्रग्स हैं, जो उन ड्रग्स को जो है हम लोग क्या करें, जो अप्रूव्ड ड्रग्स हैं उनको दूसरे व्याधियों के लिए, या कोविड-19 है आपका, चाहे ओमिक्रॉन हो, चाहे आपके डेल्टा वायरस हो, या किसी अन्य नए वायरस के लिए उसको कैसे यूज किया जा सके, उसका शेड्यूल हम क्या बनाएं, ये तो काम करें ही। नए नए फॉर्मुलेशन जिसपे हमने कार्य किया है, चाहे हम स्वर्ण बसंत बालती रस की बात करें, चाहे हम जयमंगल रस की बात करें, और चाहे हम विषम ज्वरांतक लौह की बात करें, या साथ साथ में हम लक्ष्मी विलास रस की बात करें, इन औषधियों को भी हमको इस प्रकार से रिप्रोड्यूस करना होगा कि हमको इनको हम इस दूसरे तरीके से यूज कर सकते हैं, रिपर्पस करना पड़ेगा, ये बहुत आवश्यक है। तो आपका ये विचार निश्चित रूप से आयुष को एक ऊंचाई तक पहुंचाने में सफल होगा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मेरे एक आग्रह पर आप उपस्थित होकर के आपने अपने विचारों को साझा किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहता हूं कि इसी कड़ी में हमारे साथ CCRAS के पूर्व डायरेक्टर जनरल और वर्तमान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर KS धीमान साहब को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप अपने अनुभव और हिंडरेंसेस, जो गतिविधि हमारे इस विकास की में बाधा पैदा कर रही है और क्या हम कर सकते हैं, हम लोग पॉजिटिव आशावादी व्यक्ति हैं, हम कहाँ किस तरीके से कार्य कर सकते हैं, तो आपसे अच्छा ये अनुभव कोई शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि आपने CCRAS में अपने समय में काफी महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, काफी आपने निर्णय लिया है। डॉक्टर धीमान साहब, कृपया आप करके अपना उद्बोधन दें। सर्वप्रथम अग्रज प्रोफेसर GS तोमर जी को धन्यवाद। इस प्रकार की चर्चा के लिए वो आप समय समय पर आयोजन करके सबको जागृत करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और स्वागत भी करूंगा आज के इस मंच पर पहली बार आरोग्य भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री SV दांगे जी से आज जो सुनने का मौका मिला। वास्तव में दांगे जी, आपने आज की इस सारी चर्चा का जो प्लेटफॉर्म था उसको बहुत ही अच्छे तरीके से स्पष्ट रूप से सबके सामने रख दिया और मेरे ख्याल में सब लोगों के अब संक्षेप में विचार आने चाहिए कि इसमें क्या करना है। मार्ग प्रशस्त है। आपने कहा कि ICMR की या मॉडर्न मेडिसिन के लिए अलग गाइडलाइंस ऑलरेडी बनी हुई है, DCGI इसके लिए ऑलरेडी पहले से निर्धारित किया हुआ है, और CCRAS की ये जो गाइडलाइंस बनी थी, जो मेरे रहते हुए हमने इनको अप्रूवल करवाया था ऊपर के लेवल तक, ये सब बना है। और ये बहुत ही, मैं अपने संकाय के डीन भी हमारे प्रोफेसर KN द्विवेदी जी भी आज हमारे साथ हैं, मैं उनको भी दिन को तो प्रणाम हुआ था और आज परोक्ष रूप में भी प्रणाम करता हूँ। बहुत उत्साही और बहुत तेज गति से काम करने वाले हमारे डीन भी बहुत अच्छे विचार रखते हैं और काम भी कर रहे हैं कोरोना जैसी
स्थिति पर मैं सूत्र रूप में 3 ही बातें कहूंगा कि इस समय पर इमरजेंसी यूज अप्रूवल के लिए आयुष की गाइडलाइंस को दोबारा से एक बार विजिट करने की जरूरत है। और इसमें इमरजेंसी यूज अप्रूवल के लिए मेरा केवल एकमात्र सुझाव है, मैं हमेशा ज्यादा नहीं बोलता, 3 प्रकार के हमें इस प्रकार के उसमें गाइडलाइन रखने होंगे इमरजेंसी अप्रूवल के लिए। नंबर 1 फॉर क्लासिकल मेडिसिन। क्लासिकल मेडिसिन को इस प्रकार से अप्रूवल जो मेडिसिन यूज होनी है, जैसे आपने लक्ष्मी विलास रस की बात करी, आपने एक स्वर्ण योग की भी बात करी, और मैं समझता हूं कि ऐसी परिस्थिति में जो श्वासपास संस्थान को अधिक इस प्रकार की कोरोना जैसी, ओमिक्रॉन जैसी स्थिति सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, तो मैंने यहाँ प्रयोग करके देखा बनारस में आने के बाद, जो कि मेरा नया प्रयोग था। इसमें कंटकारी आदि अवलेह का उपयोग जो है मुझे सबसे ज्यादा उत्तम लगा है, जिसको के आप 50 ml तेज गर्म पानी में अगर 10 ग्राम ये अवलेह मिला के इसको सिप किया जाए तो इससे बढ़िया श्वास में संस्थान के लिए औषधि मेरे को अच्छी और नहीं लगी। एक तो क्लासिकल मेडिसिन के लिए लक्ष्मी विलास रस हो सकता है, कोई भी मेडिसिन जो लोगों का अपना अनुभव है उस आधार पे इसमें हम लोगों को ये गाइडलाइन में डाला जा सकता है और इनको इमरजेंसी में यूज करने के लिए आयुर्वेद चिकित्सक जो हम वो उपयोग में लाएं, ये एक निर्देश मात्र भी हो सकता है। दूसरी, जो ऑलरेडी ड्रग्स जिनके क्वालिटी पैरामीटर्स, सेफ्टी पैरामीटर्स और दूसरी किसी कंडीशन के लिए एफिकेसी ऑलरेडी प्रूव्ड है, जहां पर हमें क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी का ऑलरेडी पता है, इट मीन्स कि वो ड्रग ऑलरेडी मार्केट में भी हो सकती है और उसके ऊपर कोई भी शंका किसी को नहीं है। उनकी रिपर्पजिंग की बात है, वो भी बात आ सकती है। और अगर रिपर्पजिंग करनी है तो रिपर्पजिंग करने वाली ड्रग तो बहुत आसान काम है, आप सीधे उस प्रकार की क्वालिटी और सेफ मेडिसिन को बना के आप एक इमरजेंसी ट्रायल भी कर सकते हैं, मल्टी सेंट्रिक भी हो सकता है, छोटे छोटे सैंपल्स पर सारा डाटा कलेक्ट करके उसको तुरंत आप इमरजेंसी अप्रूवल में ला सकते हैं। और तीसरी बात जो कठिन है, तोमर जी मैं ये बात कहना चाहूंगा कि तीसरा विषय जो कठिन है, न्यू फार्मुलेशन। अब जब इस प्रकार से इमरजेंसी अप्रूवल के लिए लाएंगे तो देश भर की सभी फार्मेसीज या लोग जिन्होंने अपने अपने फार्मूले बना रखे हैं वो भी आपके सिर पे बैठ जाएंगे। और हमने बहुत झेला इस बात को कि हमसे ये चाहते थे मिनिस्ट्री से, और मिनिस्ट्री CCRS के पास सबको भेजती थी कि आप इस मेडिसिन को अप्रूव कर दो, परंतु न्यू फार्मुलेशन को अप्रूवल करना मेडिकल साइंस में एक रास्ते के मार्ग से ही जाना पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो सकता। उसकी क्वालिटी एश्योरेंस, उसकी सेफ्टी एश्योरेंस, 2 बातें होना बहुत जरूरी है। तो ये तीनों प्रकार की जो गाइडलाइंस इमरजेंसी अप्रूवल के लिए बने, वो CCRS की गाइडलाइंस को इमरजेंसी अप्रूवल भी उसमें एक चैप्टर डाला जाए और इस प्रकार से तीनों प्रकार के ये फार्मुलेशंस के लिए गाइडलाइन निर्धारित होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि नेशनल लेवल पर इस प्रकार से इमरजेंसी यूज के लिए क्लासिकल और ऑलरेडी गोइंग ऑन मेडिसिन के लिए सबसे चर्चा करने के बाद इसका एक गाइडलाइन जो है वो बनाई जा सकती है। केवल मैं आज अपने अनुभव के अनुसार यही कहना चाहूंगा। मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीवान साहब, आपने निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात कही, कंटकार्यावलेह का आपने अनुभव शेयर किया और ये सही बात है, ये बात आपकी मैं सहमत हूं कि हमको कभी क्वालिटी से कंप्रोमाइज कभी करना ही नहीं है, क्योंकि जो गुणवत्ता काली मिर्च की जगह पे जहां पपीते के बीज मिलाए जाएंगे तो भाई हाउ वी कैन एक्सपेक्ट द एफिकेसी ऑफ द ड्रग्स। तो द इम्पोर्टेंट थिंग इज सेफ्टी एंड एफिकेसी से कोई कंप्रोमाइज नहीं, ये तो जरूरी है। और निश्चित रूप से गाइडलाइंस हम नए बने, मैं कहता हूं कि हमारा एक चैप्टर इंट्रोड्यूस हो सो दैट वी कैन गो फॉरवर्ड। और ये हिंड्रेंसेस जो हैं, जो इस टाइम पैरामीटर्स हैं, उन मानकों पे खरा उतरने के बाद ही हम सामने आए, क्योंकि विकास हो, ऐसा विकास ना हो कि हमारा ग्राफ ऊपर जाए और नीचे आ जाए। ग्राफ हमारा स्टेबल होना चाहिए सो दैट वी कैन डेफिनेटली गिव समथिंग टू द वर्ल्ड। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके विचारों के लिए। आपने सही जो वस्तुस्थिति थी, जो आपने मिनिस्ट्री में रह करके जो अनुभव किया है, वो अपने विचारों को आपने शेयर किया और अपने व्यस्त समय में से आपने समय निकाला, हमारे साथ उपस्थित हुए। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि कभी भी आपने मेरी बात को इग्नोर नहीं किया,
क्योंकि आप इतने कमिटेड हैं इस आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए, आप निरंतर लगे रहते हैं। तो मैं आपकी इस स्वभाव को, आपकी इस तन्मयता को मैं बहुत प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं स्वागत करता हूं, हमारे साथ डॉक्टर भरत नायक भी जुड़े हुए हैं, प्रतापगढ़ से हैं, बहुत अच्छे डेडिकेटेड चिकित्सा अधिकारी हैं। डॉक्टर अवनीश पांडे और भरत नायक दोनों ही इस कार्यक्रम के संचालन में हमारे साथ बैठे हुए हैं और निरंतर फील्ड में जाकर के मैं देखता हूं कि गांव-गांव में जाकर के उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की आयुष रक्षा किट जो हमारी है उसको जन जन तक पहुंचाया है। गरीब और असहाय लोगों के घर जाकर के समझा करके परेशानी को महसूस करके ये काम किया है। यही जरूरत है आज के परिदृश्य में। मैं बहुत बहुत आप दोनों को बधाई देता हूं कि निरंतर इसी प्रकार से कार्य में लगे रहें। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे डॉक्टर के.एन. द्विवेदी जी। द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि आप अपने विचार इस संदर्भ में रखने का कष्ट करें कि इस संदर्भ में हम लोग क्या कर सकते हैं। गंगा जी ने जो आपके सामने और जो एटम बम की चाबी आपको दे दिया है, इतना बड़ा ज्ञान, इतना बड़ा भंडार जो हमारे पास है, और महामना की तपस्थली में बैठ करके हमको एक चीज ऐसी सिद्ध करके देना है। आप तो, आपके पास एक हाथ और आ गया, आप तो, आपके दोनों हाथ मजबूत हैं। डॉक्टर धीमान साहब आपके साथ हैं, तो आप मिलकर के कोई ऐसा कार्य जरूर करें कि महामना का ये संदेश संपूर्ण विश्व तक पहुंचे। बहुत बहुत साधुवाद। और मैं आपको आमंत्रित करता हूं अपने विचार रखें। डॉक्टर के.एन. द्विवेदी जी, अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज। अभी आप अनम्यूट करें। हाँ राइट सर फोन को हॉरिजॉन्टल रख लीजिएगा सर। नमस्कार और धन्यवाद। फोन अपना हॉरिजॉन्टल रख लेंगे तो पूरा फुल फेस आएगा। हाँ, फोन को हॉरिजॉन्टल रखने का प्रयास करें। हाँ, अब चलिए कोई बात नहीं, कोई बात, आवाज आ रही। ठीक है ठीक है, बोले आप। तो सर्वप्रथम मैं आयोजकों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस विशिष्ट समय में और एक विशिष्ट शीर्षक पर कुछ अपने विचार रखने का हमें अवसर दिया। देखिए, अभी हमने देखा कि जो क्लोरोक्वीन, आइवरमेक्टिन, इन सबों को जो कोरोना में अलाउ किया गया, वो डॉक्टर दांगली जी ने कहा ना कि रीपर्पजिंग, वो रीपर्पजिंग ही तो की गई ना। और अगर इमरजेंसी इसे नहीं कहेंगे तो कम से कम स्पेशल परमिशन तो कहेंगे कि स्पेशल अप्रूवल दिया गया इनमें यूज करने का। वरना कहीं भी पहले क्लोरोक्वीन का ऐसी चीजों में, या आइवरमेक्टिन जिससे हम लोग एंथेल्बेंटिक के रूप में लेते हैं, नहीं था। तो जब हम विश्व की जनता की सुरक्षा के लिए ऐसा कर सकते हैं तो हम हर क्षेत्र में कर सकते हैं। और आयुर्वेदिक मेडिसिन भले विकिपीडिया में या कहीं भी अनसाइंटिफिक या ऐसे कुछ कहीं भी कहा हो, लेकिन इन आयुर्वेदिक मेडिसिन पे जो शोध हुए हैं उनको नकारा नहीं जा सकता। बस दिक्कत क्या होती है कि जो शोध करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे, वो इसको आयुर्वेद के माध्यम से आयुर्वेद में लोगों के हित के लिए प्रचार नहीं कर पाते। जो आयुर्वेद के लोग होते हैं वो सभी लोग मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर के अपना काम नहीं कर पाते। मेरे सामने ही मेरे फैकल्टी में ही और जिस संगठन का एक परियोजना है जिसका मैं नोडल अफसर हूँ, उसमें 17 पेटेंट्स हैं, मगर उसमें यूएस के भी हैं, ब्रिटिश के भी हैं, यूरोपियन पेटेंट्स भी हैं, मगर वहां से तो पेटेंट मिल गया। जब यहाँ 2015 में इंडियन एफडीए के लिए किया गया तो कोई नॉर्म्स नहीं थे। वो नॉर्म्स सोचा गया कि चलो फाइटो फार्मास्यूटिकल्स करके नॉर्म बनाए जाए, है ना। वो भी फाइटो फार्मास्यूटिकल के नाम से बने, आयुर्वेद के नाम से नहीं बने। और उन नॉर्म्स में भी जब तक हम लोग फाइल करते थे तो 2018 में बदल गया, तो 2019 में वो बदले। तो ये सब चीजें जो हो रही है ना, तो अब एक स्थिरता, ये हमारी या तो वो फार्माकोपिया कमेटी हो, आयुर्वेदिक फार्माकोपिया कमेटी, या फार्माकोपियल कमीशन हो, हमारा आयुर्वेदिक फार्माकोपियल कमीशन, उसमें ऐसे प्रावधान जरूर होने चाहिए जिनके तहत हम कर सकें और डीसीजीआई से अप्रूवल ले सके नॉर्मल रूप में। इसकी बात तो कहीं कहीं भी जहां इमरजेंसी हो उसकी तो बात ही अलग है। क्या हम आयुष 64 को ये सोच के बनाए थे कि हम कोरोना में काम करेगा? नहीं, यहाँ भी रिपर्पजिंग ही की गई, क्योंकि उसके जो इंग्रेडिएंट्स थे वाइली
उनकी थेरापेटिक एक्टिविटी ऐसी थी, फार्माकोथेरापेटिक्स ऐसा था जो कोरोना के लिए सुटेबल पहुंचा, चाहे वो गुडुचि हो, अश्वगंधा हो, यहाँ तक कि दशमूल क्वाथ भी हो। दशमूल क्वाथ भी लंग्स के इन्फ्लेमेशन में, जो पिछले कोरोना में लंग्स में बहुत सारे ओपेसिटीज हो जाती थी, वो मात्र इसलिए था कि वो इतना गहरा इन्फ्लेम्ड लंग्स इन्फ्लेम्ड हो जाते थे कि वो वाइटिश पैचेज बन जाते थे। वहां भी मैंने देखा कि दशमूल क्वाथ का बहुत अच्छा उपयोग है कंटकारी या अन्य चीजों के अलावा। इस समय एक कायदे से देश में जो परिस्थितियां चल रही हैं, उनमें एक निश्चित रूप से एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो कि न केवल आयुर्वेदिक बल्कि किसी भी ऐसे चीजों को इमरजेंसी अप्रूवल के लिए रिकमेंड कर सके उसकी प्राइमरी स्टडी देखने के बाद। और उसमें निसंदेह आयुर्वेद अग्रणी है, क्योंकि उसमें कोई केवल विशिष्ट सीमाएं उसकी नहीं है। अगर हमने 50 महाकषाय कहा, 10-10 के वर्ग बनाए, तो ये नहीं कहा कि 10 ही काम करेंगे। उसमें ये कहा गया कि अपनी बुद्धि के अनुसार और अपनी युक्ति के अनुसार और प्रभाव को देखते हुए, कर्म को देखते हुए वैद्य इसमें अधिक भी योग कर सकता है। ये रिपर्पसिंग की भावना ये बहुत पहले से हमारे मुनियों ने, ऋषि मुनियों ने बनाकर रखी हुई है। एक ही ड्रग को दूसरे चीजों में रिपर्पसिंग करना। इस मध्यस्थी को ही देख लीजिए, 50 महाकषाय में सबसे अधिक बार प्रयुक्त होने वाली ड्रग मध्यस्थी ही है। तो क्या इसका एक ही पर्पज नहीं ना मानेंगे, है ना? उसके अलावा अन्य पर्पज भी हम कर सकते हैं, अभी हो रहे हैं, हो भी रहे हैं। तो मेरी दृष्टि से एक तिल का तेल लीजिए। तिल के तेल में क्या होता है? लाइनोलिक एसिड होती है। तिल का तेल हमारे यहाँ तेल परिकल्पना या अभ्यंग या किसी भी मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज होता है। लेकिन आज देखते हैं कि लाइनोलिक एसिड जो है, दिस अल्टर्स द स्पाइक्स ऑफ अ वायरस। वो स्पाइक्स को चेंज करता है, जो उसमें एक तीखापन है उनको ब्लंट बनाता है, जिसकी वजह से ये लाइनोलिक तिल का तेल जो है वायरसेस के पेनिट्रेशन के पावर को कम कर सकता है, पेनिट्रेशन की स्पीड को कम करता है। यानी एक तरह से उसको वायरोस्टैटिक एक्टिविटी भी आती है। वही चीज नारियल के तेल के साथ है। उसमें लॉरिक एसिड होती है, जो कि अगर हम नशे के रूप में ले लें उसे, तो वह जो कोरोना के हमारे वायरस हैं उनके, ये जो उनकी सेल वॉल भी लिपिड की होती है। ये नारियल तेल भी एक तरह से लिपिड ही एक खास किस्म का। तो वो नारियल तेल के लॉरिक एसिड से चले जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं वायरस में, और वहां जाकर लॉरेट्स से बदलने के बाद रप्चर कर देते हैं। ये सब चीजें हमारे पुराने ही चीजों को रिपर्पस करते हैं। और ऐसी चीजें हमें आयुष में भी और अपने फाइटो फार्मास्यूटिकल्स का जो नॉर्म्स बने हैं उसमें भी, और DCGI के रूल्स एंड रेगुलेशंस में भी हमें लाने की, तभी हम किसी भी अनदेखी परिस्थितियों से, अनसीन परिस्थितियों से लड़ पाएंगे। ये मानव हित में है। आज बस इतना ही मैं कहते हुए सबको नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर द्विवेदी जी, आपने बहुत बात सही कही। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आयुर्वेद में एक सीमा नहीं है। आयुर्वेद इज ए पर्सनलाइज्ड साइंस, जो कि मानता है कि योग मासाम तो योग विद्या देश कालोपपादितम पुरुषम पुरुषम बीचे सगेओ विश्वोत्तमा। ये टोटल फिजिशियंस का अपना जुरिडिक्शन है कि हर व्यक्ति के हिसाब से वो कौन सी मेडिकेशन रिकमेंड करता है। वो बहुत आवश्यक चीजें हैं कि रिपर्पसिंग जो आपने बात कही, ये तो निश्चित रूप से मैं करना चाहिए, हम लोग कर रहे हैं, फिजिशियन करता है। आप प्रैक्टिस में बैठ करके बहुत सी चीजों को, ऐसी चीजों का प्रयोग करते हैं। कभी कभी तो लोग आश्चर्य करते हैं कि आपने पुष्यानुक चूर्ण को रक्त प्रदर में, जो आप श्वेत प्रदर में दे रहे हैं, आपने अक्षार के रोगी को भी दिया। तो आप उसके इंग्रेडिएंट्स की जो जानकारी होती है, उनके गुण धर्मों के आधार पर हम रिपर्पसिंग करते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में। तो ये सारी चीजों के लिए लीगली हमको बना होना चाहिए, लीगल रूल होना चाहिए कि हमें परमिशन मिलना चाहिए इस समय वर्तमान परिदृश्य में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके विचार साझा करने के लिए द्विवेदी जी। अब मैं ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करना चाहता हूं जिन्होंने एक लंबा अनुभव केंद्र सरकार में, आयुष मंत्रालय में एक सलाहकार के रूप में इन्होंने कार्य किया, डॉक्टर DC कटोच, जो कि प्रारंभ से ही मैं इनको कहता हूं कि ये केवल रिसर्चर, एक एडमिनिस्ट्रेटर और एकेडमिशियन, तीनों तरह का व्यक्तित्व को संवारे हुए इन्होंने कार्य किया।
और आयुर्वेद को अत्यंत लोकप्रिय बनाया। अपने रिज्यूम में मैं लगातार देखता था कि नई नई कंट्रीज में जब चेयर लगती थी तो डॉक्टर कटोच ने वहां पहुंच करके आयुर्वेद की लोकप्रियता में वृद्धि की। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। डॉक्टर DC कटोच, जो कि वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट में पुनः जो है सेवानिवृत्ति के बाद पुनः वहां पर पदस्थ हैं और कार्य कर रहे हैं, और मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपने विचार रखिए। डॉक्टर DC कटोच जी। धन्यवाद तोमर जी। इस वेबिनार में उपस्थित प्रमुख व्यक्तित्व श्री प्रज्ञान जी, डॉक्टर धीमान, प्रोफेसर द्विवेदी जी और डायरेक्टर दवे दो डायरेक्टर यहाँ पे उपस्थित हैं। डॉक्टर प्रोफेसर SN सिंह जो उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर हैं आयुर्वेद और यूनानी सर्विसेज के, और डॉक्टर अरुण त्रिपाठी और अन्य जो उपस्थित हैं उन सभी को जो है प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले मैं आरोग्य भारती और ये विश्व आयुर्वेद मिशन जो है इसको जो है मैं बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो विषय उन्होंने आज चुना है इस वेबिनार में डिस्कशन के लिए वो बड़ा ही सामयिक है। वो सामयिक इसलिए है, मुझे लगता है कि इस सभा में उपस्थित जो है जितने भी विद्वान हैं उनको शायद मालूम नहीं कि भारत सरकार की तरफ से एक नया प्रयास किया जा रहा है कि एक्ट जो है, ड्रग एक्ट जो है उसको पुनः लिखा जा रहा है, नया लिखा जा रहा है। उसके जितने भी चैप्टर्स हैं उनको पुनः लिखा जा रहा है, क्योंकि हमारा जो एक्ट है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो 1940 में बना था, अभी तक वही चल रहा है। और उसमें कई प्रोविजंस, कई प्रावधान ऐसे हैं जो एक दूसरे से जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, क्योंकि समय के अनुसार जो है बार बार अमेंडमेंट्स करनी पड़ी और जो है कई कठिनाइयां जो है हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। तो इनके निराकरण के लिए ये जो एक्ट है इसको जो है वो जो हाई पावर्ड कमेटी है उसका कमेटी ने जो है ये रिकमेंड किया है कि इसको जो है पुनः लिखा जाए और उसमें जो है आयुष औषधियों के बारे में वो अलग से जो है प्रावधान होंगे। अभी मैं ये चैट बॉक्स में देख रहा था, एक मेरे ख्याल डॉक्टर हैं या कोई और हैं मिस्टर जोशी करके, वो बार बार जो है उसमें प्रश्न दे रहे थे कि CDSCO में जो है वो आयुष के लिए अलग से होना चाहिए, उसमें ISM के एक्सपर्ट्स होने चाहिए, ये जो है DCGI के जो है अधिकार क्षेत्र में नहीं आता आयुष औषधियों को जो है अप्रूवल देना, ये दूसरा। तो ये सारी बातें जो है ये पहले से ही जो है ये निर्धारित हो चुकी हैं। अब मैं मुख्य विषय पे आता हूं जिसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आयुष औषधियां, विशेष रूप से हम आयुर्वेद औषधियों की बात करते हैं। तो देखिए इस वक्त जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उस एक्ट के अंतर्गत 4 प्रकार की औषधियां जो है उनको जो है नियंत्रित किया जाता है या रेगुलेट किया जाता है, या क्वालिटी कंट्रोल या रेगुलेशन ऑफ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। नंबर 1 फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, मतलब जिसको हम कहते हैं केमिकल ड्रग्स या एलोपैथिक ड्रग्स। दूसरा है होम्योपैथिक ड्रग्स, ठीक है, ये एक अलग से कैटेगरी है। और थर्ड है आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग्स, और इसमें जो है एक और कैटेगरी, सब कैटेगरी जुड़ने वाली है, वो है सोअरिपा ड्रग्स, ठीक है। और एक चौथी जो कैटेगरी है वो 4 साल पहले जो है उसको लाया गया था ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत, परंतु आप सौभाग्य समझिए या दुर्भाग्य समझिए कि अभी तक उस कैटेगरी में एक भी ड्रग जो है अभी मार्केट में नहीं है उसकी, वो है फाइटोफार्मास्यूटिकल ड्रग। फाइटोफार्मास्यूटिकल ड्रग का मतलब जो है कि जो होलसम इंग्रेडिएंट्स हैं, उन होलसम इंग्रेडिएंट्स में से एक कोई फाइटो कंस्टिट्यूएंट या फाइटो मॉलिक्यूल जो है उसको निकाल करके उससे बनाई गई जो दवाई है उसको फाइटोफार्मास्यूटिकल कैटेगरी में रखा गया है। और उसका जो नियंत्रण है, उसका जो रेगुलेशन है, दैट इज टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, और वहीं से जो है अप्रूवल मिलती है, वहीं से जो क्लियरेंस मिलती है। परंतु अभी तक ना इसके बारे में जो है कोई आवेदन हुआ है कि इस प्रकार की ड्रग जो है बनाई जाएगी। हाँ, साइंटिफिक ढंग से जो है साइंटिफिक स्टडीज हुई है कई प्रोडक्ट्स के ऊपर, चाहे वो CSIR के इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो ICMR के इंस्टीट्यूशंस हैं, या इंडस्ट्रियल R&D इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे काम हुए हैं। परंतु जो है अभी कोई भी प्रोडक्ट जो है वो लाइसेंस नहीं है एज फाइटोफार्मास्यूटिकल ड्रग। अब देखिए अभी चर्चा चल रही थी कि जो अप्रूवल जो है वो इमरजेंसी अप्रूवल होना चाहिए। इमरजेंसी क्या होता है? इमरजेंसी तो स्थिति होती है, अप्रूवल थोड़ी क्या कहते हैं इमरजेंसी में होता है। हाँ, ये हो सकता है कि उसका जो टाइम है, अप्रूवल प्रोसेस जो है उसको शॉर्टन किया जाए, उसको कम किया जाए,
ठीक है, जो स्टेप्स हैं, मतलब जो जब एप्लीकेशन आती है किसी ड्रग को अप्रूव करने के लिए, मतलब उसकी मैन्युफैक्चरिंग को अलाउ करने के लिए, कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग अलाउ करने के लिए, तो उसके लिए जब एप्लीकेशन दी जाती है तो उस एप्लीकेशन जो है उसमें देखा जाता है कि किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स जो है साथ में अटैच किए हुए हैं। देखिए 4 चीजें जो है बड़ी महत्वपूर्ण है किसी भी औषधि जो है उसकी अप्रूवल लेने के लिए। सबसे पहले क्या है कि क्वालिटी, ठीक है, कि आपके क्या स्टैंडर्ड्स हैं, आप क्या जो है किसी फार्माकोपिया में दिए हुए स्टैंडर्ड जो उनको फॉलो कर रहे हैं या आपके इन हाउस स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, उसका जो है आपको जो है वो उसका प्रूफ चाहिए कि यू आर अडियरिंग टू द स्टैंडर्ड्स, नंबर 1। नंबर 2 है उसका जो है सेफ्टी मतलब सेफ्टी एश्योर्ड होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा है उसकी इफेक्टिवनेस। देखिए आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी ड्रग्स में जो है एफिकेसी नहीं कहा गया, एफिकेसी नहीं कहा गया, क्योंकि उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स जो है उसको एस्टेब्लिश करना बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए जो है इफेक्टिवनेस, मतलब जो आप क्लेम कर रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरी दवाई जो है घुटने की दर्द में काम करती है, तो दिखाओ तो सही कैसे आप कह रहे हैं, किस बेसिस पे आप कह रहे हैं। अब वो जो बेसिस है वो 3 प्रकार का हो सकता है। इट कुड बी टेक्सचुअल रैशनल, मतलब जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है, जो अथॉरिटेटिव बुक्स है आयुर्वेदा की, उसमें कहीं ना कहीं अगर लिखा हुआ है और वो जो आप रिप्रोड्यूस करते हैं, उसकी कॉपी लगा के जो है बताते हैं कि देखिए ये जो है निर्गुंडी ये करती है, भला तक ये करता है, इसलिए मैंने ये योग बनाया है, इसलिए जो है ये इसमें काम करेगा। या तो टेक्सचुअल रैशनल होना चाहिए और विद रेफरेंस फ्रॉम द अथॉरिटेटिव बुक्स। दूसरा ये हो सकता है कि रेफरेंस फ्रॉम द साइंटिफिक लिटरेचर। अगर मान लो कोई पेपर जो है पहले किसी प्रोडक्ट के बारे में कहीं पब्लिश हुआ है साइंटिफिक जर्नल में, तो उसको भी आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा ये जब डेंगू और चिकनगुनिया हुआ तो ये क्या कहते हैं, पपीते का इस्तेमाल शुरू हो गया, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है साइंटिफिक एविडेंस था। सबसे पहली स्टडी जो है वो पाकिस्तान में हुई थी। पाकिस्तान में जो ये देखा गया कि जो पपाया लीफ जूस है दैट इज इफेक्टिव इन एनहांसिंग द ब्लड प्लेटलेट काउंट, ठीक है। इसी प्रकार से जो बाकी कंट्रीज में भी हुआ। तो और वो जो है आप देखिए पपीता जो है वो आयुर्वेदिक लिटरेचर में नहीं है, परंतु सिद्धा में है, सिद्धा लिटरेचर में है। पपीता आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे, आयुर्वेद लिटरेचर में नहीं मिलेगा। तो एक तो यह है कि टेक्सचुअल रैशनल इंपॉर्टेंट है। दूसरा है उसके बाद जो है या तो ये जो साइंटिफिक लिटरेचर है, कोई जर्नल हो, एमडी का थीसिस हो सकता है, पीएचडी रिसर्च वर्क हो सकता है, या कोई। अब तीसरी बात ये आती है कि मान लो आपने जो है आपका क्लेम एक ऐसा क्लेम है जिसके बारे में पहले जो है कोई काम हुआ ही नहीं, ना वो डॉक्यूमेंटेड है, ना साइंटिफिक लिटरेचर में है कहीं पे, ना जो है क्या कहते हैं जो अथॉरिटेटिव बुक्स हैं आयुर्वेदा की उसमें है ही नहीं, मतलब एक नया है, न्यू क्लेम। तो कहने का मतलब जो है उसके लिए आपको जो है वो एविडेंस देना पड़ेगा। वो एविडेंस क्या होगा, दैट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल और इन द फॉर्म ऑफ ए पायलट स्टडी, वो होना चाहिए। अब देखिए हमारे जो प्रावधान है, जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स हैं, उसमें रूल 158B, उसमें बड़ी क्लियर कट गाइडलाइंस दी हुई हैं कि आपको जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, आपको कोई दवाई अगर बनानी है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस कैसे मिलेगा। तो लाइसेंसिंग गाइडलाइंस जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी मेडिसिन जो है उसके बारे में पहले से दी हुई हैं। केवल मात्र करना यह है कि जब आप एप्लीकेशन देते हैं, जो मैन्युफैक्चरर एप्लीकेशन देता है या कोई और जो है एंटरप्रेन्योर जो एप्लीकेशन देता है कि मुझे ये दवाई कमर्शियल स्केल पे बनानी है, मुझे जो है लाइसेंस दिया जाए, मुझे अप्रूवल दी जाए, तो उसका मतलब सिर्फ ये होना चाहिए कि जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे अभी प्रोफेसर द्विवेदी जी ने कहा कि स्पेशल परमिशन, स्पेशल अप्रूवल, वो कहने का मतलब उसमें यही है कि उसको जो है वो जो टाइम है, अभी जो टाइम है जो क्या कहते हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स में लिखा हुआ है, उसमें जो है 3 महीने का टाइम है, 3 महीने का टाइम है। तो क्या उसको जो है हम 3 सप्ताह में कर सकते हैं? देखिए देयर आर डिफरेंट प्रोसेसेस। अब वहां पे क्या है, एक एक्सपर्ट कमेटी का प्रोविजन है, वो एक्सपर्ट कमेटी के पास जो है वो सारे डॉक्यूमेंट जाते हैं। प्रोफेसर एसएन सिंह जो डायरेक्टर हैं, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी भी है उत्तर प्रदेश की, और इसी प्रकार से प्रोफेसर ये अरुण त्रिपाठी जी जो हैं वो भी जानते हैं कि एक्सपर्ट कमेटी का प्रोविजन है। तो जब एप्लीकेशन आती है तो एप्लीकेशन के साथ जो है वो डॉक्यूमेंट जो है उसको जो है वो एग्जामिन करती है एक्सपर्ट कमेटी, उसके बाद अपनी रिकमेंडेशन जो है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को देती है, तब जाके जो है वो क्या कहते हैं उस लाइसेंस या अप्रूवल जो है दी जाती है। अब कहने का मतलब वो जो टाइम है उसको जो है शॉर्ट किया जा सकता है, दैट इज पॉसिबल। तो मैंने आपको बताया कि रूल 158B में जो प्रोविजन है, आप देखिए हमारे पास 2 प्रकार की औषधियां हैं। एक तो है क्लासिकल औषधि, शास्त्रीय, ठीक है, शास्त्रीय जो योग हैं। अब शास्त्रीय योग जो हैं
उसको भी जो है 3 ढंग से जो है बनाया जा सकता है। जो शास्त्र में लिखा हुआ है वही क्लेम्स, वही इंडिकेशन, वही यूजेस अगर हम उसको लिखते हैं अपने लेवल के ऊपर और अपना जो है, तो मुझे लगता है वो तो एकदम जो है उसकी वो मिल जाती है, परमिशन मिल जाती है। परंतु ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल 158B में देयर इज ए प्रोविजन कि आप अगर न्यू इंडिकेशन, अगर आप ये कहते हैं कि मेरी दवाई जो है, मेरा सीतोपलादी चूर्ण या सुदर्शन घनवटी जो है या त्रिभुवन कीर्ति रस, ये जो है कोविड-19 में या ओमिक्रॉन इन्फेक्शन में भी काम करता है, तो केवल मात्र करना यह है कि आपको जो है उसका एक ऑब्जेक्टिव एविडेंस देना है, ऑब्जेक्टिव प्रूफ देना, सब्जेक्टिव नहीं, स्टेटमेंट नहीं, क्योंकि वो जो है शास्त्र में तो लिखा नहीं हुआ कहीं, शास्त्र में कहीं ओमिक्रॉन नहीं लिखा हुआ, शास्त्र में कहीं जो है कोविड नहीं लिखा हुआ, और दूसरी बात है जो साइंटिफिक लिटरेचर है उसमें भी कोई पेपर नहीं है, क्योंकि ये बीमारी अभी नहीं आई है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब उसमें वो देना पड़ेगा, आपको वो एविडेंस देना पड़ेगा, जो आप क्लेम कर रहे हैं कि मेरी दवाई जो है इसमें काम करती है, वो देना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप ओमिक्रॉन ना कह के या कोविड-19 ना कह के उसके समकक्ष आयुर्वेद का जो निदान है वो अगर लिखेंगे, हाँ जी वातु लवण सानिपातिक ज्वर, तो आपको जो है तो मिल जाएगा। आप यूज जो है किसी भी कंडीशन में करिए, हमारे प्रैक्टिशनर कर रहे हैं ना, उनके पास कोविड के पेशेंट जा रहे हैं, ओमिक्रॉन के पेशेंट जा रहे हैं। आज सुबह ही जो है, मैं एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं उसमें एक मेंबर हूं मैं भी, तो वो प्रैक्टिशनर्स का है, उसमें जो है देश के जो है विभिन्न जो है अच्छे जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो है कोई क्लिनिकल टीचर है या कुछ है तो है उसमें, तो उसमें जो आज 2-3 केसेस जो है उन्होंने बताए कि हमने जो है त्रिभुवन कीर्ति रस से ठीक किए, एक कहता है कि मैंने जो है क्या कहते हैं उसको महासुदर्शन गाड़ाई से ठीक किए, 3 दिन में ठीक होगी, 3 दिन में नेगेटिव होगी आरटीपीसीआर रिपोर्ट। तो कहने का मतलब वो तो हो रहा है, वो सारा हो रहा है, इसी करके जो है आयुर्वेद का जो है प्रचार प्रसार जो है वो बढ़ गया है। परंतु बात केवल ये है कि जो रेगुलेटरी जो प्रोसेस है, मतलब रेगुलेटरी जो क्लियरेंस आपको मिलेगी कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उसके वो स्टेप्स जो हैं वो सारे स्टेप्स तो आपको कवर करने पड़ेंगे, आप ऐसे किसी स्टेप को जो है वो नहीं कर सकते। हाँ, यू कैन कट शॉर्ट द प्रोसेसिंग टाइम, you can cut short the processing time, and it all depends upon at the discretion of the regulatory authority, that is the licensing authority, और वो जो एक्सपर्ट कमेटी है, ठीक है, उसको प्रायोरिटी के ऊपर जो है उस एप्लीकेशन को जो एग्जामिन करे, वो जो डॉक्यूमेंट्स है एग्जामिन करे, और उस हिसाब से अगर कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन जो है उससे एप्लीकेंट से ले, उसके बेसिस के ऊपर करे। तो ये प्रोविजन जो है पहले से ही है। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हम क्लेम करते हैं, पर क्लेम के पीछे जो उसकी बैकग्राउंड क्या है वो जो है प्रस्तुत करनी जो है बहुत जरूरी है। चाहे वो क्वालिटी का क्लेम है, चाहे वो हमारा सेफ्टी का क्लेम है, चाहे वो जो है वो उसका इफेक्टिवनेस का क्लेम है, चाहे स्टेबिलिटी। अब ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब स्टैंडर्ड्स, कौन से स्टैंडर्ड्स आप फॉलो कर रहे हैं। दूसरी बात जो है उसकी जो है सेफ्टी के बारे में। अब जैसे शेड्यूल E1 जो है, शेड्यूल E1 है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल में, उसमें जो है कुछ ऐसी मेडिसिन प्लांट्स दिए गए हैं, कुछ ऐसी सब्सटेंसेस दी गई हैं जो बेसिकली टॉक्सिक। मैं भी बात कर लेता हूँ मैडम, हमारा एक वेबिनार। हाँ, तो वो जो पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं उनके लिए बारे में ये लिखा हुआ है कि मतलब वो आपको देना पड़ेगा, सेफ्टी स्टडी डाटा देना पड़ेगा, टॉक्सिसिटी स्टडी डाटा जो है वो देना पड़ेगा, खास करके प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए, क्लासिकल मेडिसिन के लिए नहीं है। उसमें जो है क्लासिकल मेडिसिन चाहे वो स्मीरपन्नक रस है चाहे कुछ है, उसमें जो है केवल मात्र जो शास्त्रीय संदर्भ है वो देना पड़ेगा, रेफरेंस देना पड़ेगा, और उसी के बेसिस के ऊपर आपको जो है वो कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है अप्रूवल मिल जाएगी। परंतु जो प्रोप्राइटरी मेडिसिन हैं, जो न्यू कॉम्बिनेशंस हैं, न्यू फॉर्मुलेशंस हैं, उसमें अगर आपने शेड्यूल E1 का कोई इंग्रेडिएंट अगर यूज किया है, चाहे वो पारद हो, चाहे वो क्या कहते हैं आर्सेनिक हो, या क्या कहते हैं कुचला हो, तो आपको जो है वो सेफ्टी स्टडी का देना पड़ेगा, क्योंकि सेफ्टी पहले है, सेफ्टी पहले है। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि जब हम क्वालिटी कहते हैं तो क्वालिटी जो है उसमें सेफ्टी और एफिकेसी वो सबज्यूम्ड है, उसी के अंतर्गत है। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रोडक्ट हम कहें क्वालिटी किया और बाद में पता चले कि उसके जो है साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं या रिएक्शंस हो रहे हैं। कुछ सेफ होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं, मतलब एक जो प्रोडक्ट की अप्रूवल के लिए, कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग की अप्रूवल के लिए जो है वो चारों जो है वो कवर करने पड़ेंगे, क्वालिटी, सेफ्टी, इफेक्टिवनेस, और जो आपका जो क्लेम है, और चौथा जो है वो स्टेबिलिटी, कि आपकी प्रोडक्ट कितने दिन तक स्टेबल है। वो अब जैसे स्वरस है, अब स्वरस जो है वो मार्केट में कैसे बिकेगा। अब पढ़िए जो है स्वरस जो है वो कितने 1 प्रहर तक रहता है
ठीक है ना। अगर आप जो है स्वरस से जो है कोई फार्मुलेशन बना के जो है मार्केट में बेचना चाहते हैं तो आप बताना पड़ेगा आपको भी, हाँ आपकी जो वो जो स्वरस है उसकी जो क्या कहते हैं वो स्टेबल है इतने घंटे, तभी बिकेगा ना वो, ठीक है ना। प्रैक्टिशनर तभी उसको प्रिस्क्राइब करेगा और जो कंज्यूमर है तभी लेगा, नहीं तो क्या है वो केवल मात्र नाम से थोड़ी काम करेगा। तो ये जो है 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। और एक सबसे बड़ी बात है, आज हम बात कर रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स, ग्लोबलाइजेशन ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग। तो ये ग्लोबलाइजेशन तभी हो सकती है इफ वी लोकलाइज द ग्लोबल टेक्नोलॉजीज। हमें लोकलाइज करना पड़ेगा, हाँ अडॉप्ट करनी पड़ेगी हमें ग्लोबल टेक्नोलॉजी, ग्लोबल जो है मेथोडोलॉजीज फॉर द वैलिडेशन ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, वो सारी जो है वो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक अब एक ऐसा समय आ गया है जब जो है ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि फास्ट ट्रैक अप्रूवल जो है वो मिलनी चाहिए हमारी फॉर्मुलेशंस को, पर्टिकुलरली फॉर स्पेसिफिक इंडिकेशंस, स्पेसिफिक न्यू इंडिकेशन। अब देखिए इसके बारे में, अब देखिए एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। अब क्लोरोक्विन है, अब क्लोरोक्विन जो है सबसे पहले सिंकोना जो है, सिंकोना बार्क से जो है वो क्विनिन निकाल के उसका प्रयोग जो है मलेरिया के लिए था, फैल्सीपेरम जो मलेरिया है उससे उसके लिए था। बाद में कुछ टाइम बाद जो है उसकी वो पर्पस था उसका, उस पर्पस के लिए जो है वो निकाली गई थी दवाई। पर कुछ दिनों बाद जो है लगभग कोई 10 साल बाद जो है 1970s में जो ये देखा गया कि ये जो है ये एसएलई में भी काम करती है। फिर पता चला कि ये क्या कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी काम करती है, ठीक है। और अब जो है क्या कहते हैं जब ये कोरोना का टाइम हुआ तो सबसे पहले जो प्रोटोकॉल जो है बताए गए उसमें जो है क्लोरोक्विन को बताया गया, ठीक है। ऐसे आयुष 64 है, ये मलेरिया के लिए थी, परंतु ये देखा गया। तो कहने का मतलब है हमारी जो आयुर्वेदिक औषधियां, खास करके जो क्लासिकल मेडिसिन है, जो शास्त्रीय योग है, उनको पर्पस करना पड़ेगा, पर्पसिंग फॉर कोविड, पर्पसिंग फॉर डेंगू या पर्पसिंग फॉर चिकनगुनिया। तो उसके लिए जो है वो एविडेंस तो जनरेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि दे आर दीज इंडिकेशंस और दीज काइंड्स ऑफ यूजेस, दीज आर नॉट मेंशन्ड इन आवर अथॉरिटेटिव बुक्स। अगर हम लेवल के ऊपर ये लिखना चाहते हैं कि दिस इज इफेक्टिव इन कोविड, दिस कैन बी यूज्ड इन कोविड, तो आपको वो एविडेंस देना पड़ेगा। नहीं तो आपको वो जो कोविड जो टर्म है उसको जो है आयुर्वेदिक शब्दावली में जो है उसको जो है वो ट्रांसलेट करना पड़ेगा, चाहे आप उसको कहो कि पित्तलवण सन्निपात या वातिक ज्वर या दंडक ज्वर, जो भी कहना है वो करिए। तब जो है मुझे नहीं लगता कि रेगुलेटरी अथॉरिटी आपसे पूछे, ये बड़ी सीधी सी बात है। तो मतलब वन हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर कि व्हाट काइंड ऑफ क्लेम यू वांट टू पुट ऑन द लेबल, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये एंटी कोविड है या क्या कहते हैं ये एंटी ओमिक्रॉन है, तो वो जो एविडेंस देना पड़ेगा, क्योंकि ये इस प्रकार के एविडेंस जो है ना आपको जो है क्या कहते हैं अथॉरिटेटिव लिटरेचर में मिलेंगे, आयुर्वेदा की लिटरेचर में मिलेंगे, ना आपको साइंटिफिक लिटरेचर में, क्योंकि पहले थी नहीं, ये बीमारियां थी नहीं, ठीक है। अब जो है, अब जो महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो जिसको हम इमरजेंसी अप्रूवल कह रहे हैं, हालांकि इमरजेंसी अप्रूवल की जगह इसको अर्जेंट अप्रूवल कहना चाहिए या एक्सीडेंट अप्रूवल कहना चाहिए। और तो उसका तरीका यही है कि ये जो अभी जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है ये जो नया बन रहा है, अब उसी के अंतर्गत जो है नए रूल्स बनेंगे। रूल्स क्या होता है? रूल्स आर द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द एक्ट, ठीक है। और उसमें जो एक्ट होता है उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव होता है, भी करना क्या है, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द एक्ट, भी किस चीज को कंट्रोल करना है, कैसे कंट्रोल करना है, वो जो है जो प्रोसेस होती है वो सारी जो है वो ड्रग्स एंड रूल्स में आएगी। तो रूल्स में जो है एक प्रावधान होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि रूल 158B जो है उसमें सारा दिया हुआ है कि लाइसेंस लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो रिक्वायरमेंट्स जो है फुलफिल करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही जो है आपको जो है लाइसेंस मिलेगा। अब वो उसमें एक प्रोविजन आनी चाहिए कि इस प्रकार की कंडीशन जो है, तो उसमें वो जो क्या कहते हैं अप्रूवल जो प्रोसेस है, जो डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करके और बाद में स्टेप बाय स्टेप जो अप्रूवल दी जाती है या कंकरेंस दी जाती है या क्लियरेंस दी जाती है, उसका टाइम जो कम किया जाए, वही जो है आपकी इमरजेंसी अप्रूवल होगी, ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ जो है मैं अपनी बात खत्म करता हूं। और एक बात मैं पुनः कहना चाहूंगा, वी विल हैव टू अडॉप्ट ग्लोबल टेक्नोलॉजीज, ग्लोबल मेथोडोलॉजी इफ वी वांट टू ग्लोबलाइज आवर आयुर्वेदा ड्रग्स। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद डॉक्टर कटोच जी, आपने वस्तु स्थिति को जो कि आपने भारत सरकार में देखे कार्य किया, आपने हम लोगों के सामने रखा। निश्चित रूप से हमको इस दिशा में आगे बढ़ना होगा
और आपने बहुत सी चीजें ऐसी कही जिसको निश्चित रूप से टाइम पीरियड को कट डाउन करने की जरूरत जरूर है, क्योंकि लंबा हिंड्रेंसेस नहीं होना चाहिए। अभी मैंने देखा जब आयुष क्वाथ और गिलोय घनवटी और हमारा अणु तेल के संदर्भ में जब चर्चा आई तो हमारे आयुष क्वाथ के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन जारी किया गया केंद्र सरकार की तरफ से कि विद इन मीन टाइम इसका अप्रूवल 7 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए। तो वी हैव टू कट डाउन द टाइम लिमिट फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स, और ये रिपर्पजिंग करने के लिए आज बहुत आवश्यकता है कि हमको अपने प्रोडक्ट्स को रिपर्पजिंग करने के लिए एक एविडेंस दे करके हम इसको आगे बढ़े। बहुत अच्छी बात आपने सब सामने शेयर किया, थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए डॉक्टर कटोच जी। अब मैं स्वागत करता हूं हमारे साथ डॉक्टर अतुल वार्ष्णेय जी बरेली से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर एमडी दुबे प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। आप सभी बहुत अच्छे चिकित्सक हैं। आपकी बड़ी जिज्ञासा है कि हम किसी प्रकार से आयुर्वेद से हम निरंतर चिकित्सा कर रहे हैं और तमाम प्रोडक्ट्स का हम प्रयोग कर रहे हैं, उनको लीगलाइज फॉर्म में उनको परमिशन मिले कि हम इसको कैसे कार्य करें। तो अब आपको सभी दिशा निर्देश आगे मिलेंगे। अब मैं कुछ लोग आमंत्रित और करना जुड़े हुए हैं चाहूंगा सर, उनका नाम लेना चाहेंगे सर। कुछ लोग और हैं, प्रोफेसर आर के तिवारी सर पीलीभीत से जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर आर के तिवारी जी पीलीभीत से, या आपने जी हाँ नाम दे डॉक्टर नीरू नथानी मैम जुड़ी हुई हैं बीएचयू से, डॉक्टर मोनिका गुप्ता, डॉक्टर एसपी चौधरी, डॉक्टर अनिल शुक्ला सर जुड़े हुए हैं भोपाल से, और डॉक्टर अतुल वार्ष्णेय सर जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर नीलम गुप्ता मैम जुड़ी हुई हैं, वाराणसी से प्रिंसिपल हैं आप गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज की। आप सभी लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सर। हाँ, अब हमारे निदेशक आयुर्वेद सेवाएं डॉक्टर एसएन सिंह जी किसी मीटिंग की वजह से भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तब तक मैं आमंत्रित करना चाहूंगा उत्तराखंड के आयुर्वेद यूनानी सेवा निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी को कि वो अपने विचार साझा करें। डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी जी, आप हमको सुन रहे हैं? सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। डॉक्टर अरुण त्रिपाठी जी अनम्यूट करिएगा सर। ओके, आवाज आ रही? हाँ त्रिपाठी जी, आप भी आ जा रही है। यस। सर्वप्रथम मैं प्रोफेसर तोमर को ऐसे समसामयिक विषय पर ऐसी संभाषा ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं। इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी विद्वज्जन, मैं सभी का नाम नहीं लेना चाहता, सभी लोग बड़े ही आदरणीय हैं, बड़े ही विद्वान हैं। अभी तक जो हम लोगों ने ये बातें सुनी हैं वो बहुत एप्रोप्रिएट रही हैं। आज का जो पैंडेमिक का समय है उसमें थोड़ी सी लोगों में घबराहट है और लोग तरह तरह के नुस्खे भी ट्राई करते रहते हैं। व्हाट्सएप में आजकल देखिए तरह तरह की बातें अनऑथराइज्ड रूप से वो प्रसारित होती रहती हैं और दुर्भाग्य है कि पब्लिक उसको पढ़ती है, कई बार इस्तेमाल भी करती। आयुष का जहां तक सवाल है, अभी मैं एक ताजा कमेंट आप लोगों को बताऊंगा। उत्तराखंड में जो चीफ सेक्रेटरी के अंडर में एक रिव्यू मीटिंग हो, डेली सुबह रिव्यू मीटिंग होती है, मैं भी उसमें उपस्थित रहता हूं। हमारे चीफ सेक्रेटरी ऐसे संधू साहब एमबीबीएस डॉक्टर खुद हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मीटिंग में बार बार ये बात कहा है कि इसमें आयुष का बहुत बड़ा रोल है, आयुर्वेद का स्पेशली बहुत बड़ा रोल है और इनको ग्रेटर रिस्पांसिबिलिटी दिया जाना चाहिए। और उसके चलते आयुष विभाग उत्तराखंड पता है आपकी परेशानी क्या है, पैंडेमिक स्टेज में बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाला है। हमारे सभी डॉक्टर जो भी होम आइसोलेशन में हैं या पोस्ट कोविड जो पर्सनल हैं, उन सब की केयर, चाहे लाइफ स्टाइल उनको एडवाइस करना हो, उनको इम्यूनिटी से रिलेटेड उनको टिप्स देना हो, उनको क्या खाना है, क्या रहना है, कैसे रहना है, और जब तक कि उनकी घर में स्थिति स्टेबल है तब तक उनकी सारी केयर, आयुष किट्स, एलोपैथिक किट्स जो भी डिस्ट्रीब्यूट हो पा रही हैं उसके बारे में सारा अपडेट शासन को उपलब्ध कराना और उनकी पूरी देखभाल इस समय आयुष विभाग के कंधे पे है। जब वो क्रिटिकल होने लगेंगे, अगर कोई ऐसा रोगी क्रिटिकल होने लगता है, तब उसको एलोपैथिक विभाग को हैंडओवर किया जाना है। ये नीति उत्तराखंड में भी आयुष सरकार ने अडॉप्ट की है और इस बार आयुष विभाग को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। और बार बार हमारे मुख्य सचिव ने कहा है कि नहीं, आयुर्वेद की दवाएं हजारों साल से प्रभावी रही हैं और आज भी प्रभावी हैं, जबकि वो खुद एमबीबीएस डॉक्टर होने के बाद वो कह रहे हैं
कि एलोपैथी में तो दवाएं 3-3, 4-4 महीने पे बदलती रहती। अब जहां तक बात आती है जो आयुष की मेडिसिन, जो आयुष मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी किया है, उसमें चाहे आयुष काढ़ा है, सनसमनी बटी है, सुगंधा है, वो तो गाइडलाइन के तहत मुझे लगता है हर प्रदेश में आयुष रक्षा किट के नाम से डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। लेकिन जो इमरजेंसी अप्रूवल ऑफ ड्रग्स की बात की जा रही है, मैं अपना अनुभव थोड़ा सा बताऊंगा। इस समय मेरे पास लगभग 50 हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स हैं और जिनमें लगभग इतनी ही संख्या जो ठीक हो चुकी है, जो निगेटिव हो चुके हैं हेपेटाइटिस बी से, और उनको सबको आयुर्वेदिक मेडिसिन से पूरी तरह लाभ हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हेपेटाइटिस बी जैसा वायरस आयुर्वेदिक मेडिसिन से पूरी तरह निर्मूल हो रहा है तो कोई भी वायरस निर्मूल हो सकता है। जरूरत है उस पर प्रॉपर फार्मूलेशन चयनित करके और उस पर नियमित कार्य करने का, रोगी को सही ढंग से उसको उपयोग कराने का। मेरा ये कहना है, चाहे एकल द्रव्य हैं, चाहे कंपाउंड फार्मूलेशंस हैं, उन सब में बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो कोरोना जैसी कंडीशन है या ओमिक्रॉन कंडीशन है, ये सब एक दूसरे के अनेक रूप हैं, उन सब में प्रभावी है। ओमिक्रॉन के बारे में ये चर्चा है, ये जाना जा रहा है कि ये केवल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक ज्यादा सीमित रहता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इसकी सीरियसनेस कम रहती है। तो मेरा ये कहना है कि जो हमारे आयुर्वेद में सामान्य जुकाम खांसी में दवाएं इस्तेमाल होती हैं, चाहे वो कफकेतु रस है, चाहे वो चंद्रामृत रस है, चाहे वो सीतोपलादि चूर्ण है, चाहे वो लक्ष्मी विलास रस है, ये सारी औषधियां इन सभी कंडीशंस में भी इक्वली इफेक्टिव होंगी। जरूरत इस बात की है कि अगर इसको रिपर्पजिंग किया जाए और ऐसी कंडीशंस के लिए इसको नॉमिनेट किया जाए, इसको पॉपुलराइज किया जाए, तो ये निश्चित रूप से प्रभावी होगा। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? जो भी हमारी संस्थाएं हैं, आयुष मंत्रालय है, उसके माध्यम से कुछ ऐसी गाइडलाइन जारी की जानी चाहिए कि इस तरह की कुछ एक लिस्ट ऑफ मेडिसिन कि इनका उपयोग किया जा सकता है और ये ऐसी कंडीशंस में प्रभावी होंगे। अब जहां तक एविडेंस बेस की बात कर रहे हैं, तो H1N1 जो कॉमन इन्फ्लुएंजा होता है उसमें हमारी सारी दवाएं इफेक्टिव होती हैं। तो ये जो कोविड की कंडीशंस है, ये उसी से मिलती जुलती कंडीशंस भी है। इसमें भी हमारी जो ड्रग स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, डिजीज स्पेसिफिक इम्यूनिटी, हमारी जो ड्रग की इम्यूनिटी जो बूस्ट करने की जो क्षमता है, वो डिजीज स्पेसिफिक नहीं, वो कंडीशन स्पेसिफिक है। वो एक सामान्य जो इम्यूनिटी बूस्ट होती है, ओवरऑल इम्यूनिटी बूस्ट होती है, वो हमारी ड्रग की क्षमता है। तो वायरस के जो भी एक रूप, दूसरे रूप, तीसरे रूप जो भी आए या आ रहे हैं, उन सब में आयुर्वेदिक औषधियों का जो इम्यूनिटी बूस्ट करने की क्षमता है वो समान रूप से है। ये जो क्वालिटी है आयुर्वेदिक ड्रग्स की, इसको उपयोग करना चाहिए, इस चीज को पॉपुलराइज करना चाहिए कि लोग उससे डरे नहीं, चाहे ओमिक्रॉन है, चाहे कोविड-19 है, जो भी उसकी, चाहे डेल्टा है, जो भी उसकी कंडीशन है, सब में ये दवाएं जो है सामान्य रूप से प्रभावी हैं। और ऐसे कुछ फार्मूलेशंस को चयनित करके उसको अधिक से अधिक पॉपुलराइज करना चाहिए। जैसा डॉक्टर कटोच साहब कह रहे थे, प्रोफेसर द्विवेदी जी कह रहे थे कि विकारा नाम आप श्लोक का जो सिद्धांत हमारे चरक, महर्षि चरक जी ने दिया है, उसी सिद्धांत को अपनाना चाहिए। पब्लिक या मेडिकल साइंस उसको चाहे ओमिक्रॉन कहे, चाहे उसको डेल्टा कहे, चाहे जो कहे, हमारी जो औषधियां हैं वो समान रूप से उस पर प्रभावी हैं, ये देखा भी जा रहा है। तो इस समय आयुष मंत्रालय को और आगे बढ़ करके इसमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। कॉमन प्रोटोकॉल तो जो उन्होंने बनाया ही हुआ है, उसमें ऐसे कुछ और लिस्ट ऑफ मेडिसिन को ऐड करना चाहिए जो ऐसी कंडीशन में यूज हो सकती हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा जो अवसर है, अपॉर्चुनिटी मिली है आयुष को आगे बढ़ाने का। निश्चित रूप से पिछली दो कंडीशंस रही हैं, उसमें आयुष ने बहुत बड़ा गेन किया है, बहुत उसका मार्केट भी गेन किया है, एक्सेप्टेबिलिटी पब्लिक में बहुत ज्यादा बढ़ी है
और बहुत सारे चाहे पढ़े लिखे लोग हैं चाहे कॉमन मैन हैं, अब वो आयुष शब्द जानने लगे हैं, आयुर्वेद शब्द जानने लगे हैं, उनकी औषधियों का प्रयोग करना चाहते हैं। तो ये एक ऐसा अवसर हम सबके हाथ में है कि सबको मिलकर सामूहिक रूप से एक ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन की उपयोगिता है, उसकी पहचान है और अधिक बड़े स्तर पर बढ़े, लोकल से ग्लोबल हो। जहां एक तरफ ये माना जा रहा था कि 5,000 करोड़ का मार्केट है, निश्चित रूप से ऐसा अभी डाटा सामने आ रहा है कि पिछले 4-6 महीने में ही ये जो मार्केट है वो डबल हो गई है ऑलमोस्ट। तो बहुत बड़ा ये आयुष सेक्टर को भी बूस्ट मिला है। और इसी के साथ साथ जो रोगी हैं और जो जन सामान्य हैं, उनमें आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं, चाहे उसको इम्यूनिटी को बढ़ाने का सिद्धांत है, चाहे उनको क्योर करने का सिद्धांत है, लोग थोड़ा समझने लगे हैं और समझना चाहते हैं। तो जन सामान्य की भाषा में इन सिद्धांतों को पब्लिक तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है और इससे लोग डरे नहीं, ऐसी बात उनको बताना चाहिए। जो कॉमन किचन है, हमारे जो किचन से ही जो बहुत सारे हमारे औषधियां हैं, चाहे पिपली है, चाहे दालचीनी है, चाहे लौंग है, इलायची है, इन सब का उपयोग भी सामान्य काढ़े के रूप में, हल्दी है, इसको उपयोग करके भी लोग निरोग हो सकते हैं। इवन कोरोना जैसी कंडीशन में भी इसका बहुत अधिक लाभ होगा। तो संक्षेप में मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि एक बहुत समसामयिक विषय पर ये चर्चा रखी गई है। आयोजकों का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर त्रिपाठी जी। आपने अपने अनुभव से हम लोगों को अपना अनुभव साझा किया। एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पास इतना बड़ा शस्त्र है, इम्यूनिटी का इतना बड़ा शस्त्र हमारे पास है। सारंग धरने जो बाल्यम वृद्धिर्छविर मेधा त्वक दृष्टि शुक्र विक्रमौ और बुद्धि कर्मेंद्रिय चेतौ जीवितम दस्तवर्षे। उन सिद्धांतों को याद रखते हुए हम लोगों को एज स्पेसिफिक रसायनों का हम लोगों को प्रचार प्रसार करना चाहिए कि हम किस अवस्था में कौन से रसायन का प्रयोग करें। मैं समझता हूं यही एक समसामय, यही एक ऐसा समय है कि हम सारंग धर की इस अप्रोच को हम जो है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के रूप में स्थापित कर सकेंगे, जो एक आयुर्वेद का बहुत बड़ा योगदान होगा। दूसरी बात मैं आपके सामने ये कहना चाहूंगा कि हमको आयुर्वेदीय औषधियों की जो अप्रूवल की जो टाइम लिमिट है, जैसा डॉक्टर कटोच ने आपके सामने कहा कि मैं चाहता हूं कि उसके बारे में हमको बड़ी तेजी के साथ, सक्रियता के साथ काम करना चाहिए। अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमारे सामने आए। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके सामने कहना चाहूंगा कि डाबर इंडिया लिमिटेड का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं इस मंच से भी कि स्वर्ण प्राशन का जो कार्यक्रम पूरे मैंने इलाहाबाद में प्रारंभ किया। करीब 3,000 बच्चों को एक वर्ष में मैंने जो है क्रमवार स्वर्ण प्राशन जो है कराया और समय समय पर लोगों को उसका लाभ मिला। तो मैं ये चाहता हूं कि हमको स्वर्ण प्राशन जैसी चीज को भी बढ़ावा देना चाहिए। सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इसका प्रयोग हो। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने यह प्रयास किया कि आपने उनके प्रयास से MLV भट्ट सर जो कि आपके डायरेक्ट वाइस चांसलर थे KGMU के, और उनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम कराया गया गोरखपुर में, जहां की जापानी इंसेफेलाइटिस ज्यादा होती थी। अभूतपूर्व परिणाम देखने को मिले। तो हमको स्वर्ण प्राशन जैसी चीज को भी जन सामान्य के सामने लाना होगा और वैश्विक परिदृश्य में इसको प्रचारित और प्रसारित करना होगा। आज का जो मूल उद्देश्य था कि किस प्रकार से हम अर्जेंट अप्रूवल की पद्धति में कैसे कम करें। जो इमरजेंसी जो शब्द आया है जो अमेरिकन इसमें प्रयोग किया गया है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे प्रोडक्ट की रिप्रोसेसिंग हो और आपका जो रिपर्पजिंग हो। रिपर्पजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कोई नई बीमारी सामने आती है तो रिपर्पजिंग इज वेरी एसेंशियल स्टेप, तो उसको हमें करना होगा। और हमारे जो सुझाव आप सभी विद्वान वक्ताओं से हमको प्राप्त हुए हैं, हम सबको संकलित करके और आरोग्य भारती के मंच से श्री दंगाई जी को हम प्रस्तुत करेंगे और उसके माध्यम से हम चाहेंगे कि ये हमारे आयुष मंत्रालय को भी भेजा जाए और साथ साथ में माननीय प्रधानमंत्री महोदय की जो मुहिम है कि लोकल को ग्लोबल करना, तो इससे अच्छा कोई उपाय नहीं हो सकता कि हम लोकल को ग्लोबल करें। लेकिन वो कभी ना भूलें कि लोकल को ग्लोबल करने के लिए हमें ग्लोबल पैरामीटर्स को भी अपनाना होगा, तो हम उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। इन सारी चीजों का समावेश करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसके लिए मैं अभी सभी हमारे जो विद्वान वक्ता हैं उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों ने समय निकाल करके इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार साझा किए।
अब मैं डॉक्टर अवनीश पांडे से कहूंगा कि हमारे सभी विद्वान वक्ताओं को एक आभार प्रदर्शन करें, धन्यवाद ज्ञापन करें। उसके बाद में हमारी परंपरा के हिसाब से आप शांति मंत्र के साथ में कार्यक्रम का समापन करें। डॉक्टर अवनीश पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी। बहुत ही अच्छा रहा ये कार्यक्रम और कई मैसेजेस भी चैट बॉक्स में पड़े हुए हैं, लोगों ने अपने विचार रखे हैं और काफी अच्छा रहा। कुछ मैसेजेस मैं पढ़ना चाहूंगा जो बहुत ही सही है और कुछ के जवाब आदरणीय डीसी कटोच सर ने दिए भी। डॉक्टर दीप जोशी कहते हैं कि आयुष मस्ट हैव देयर ओन एक्ट लाइक एनडीसीटी 2019 इंक्लूडिंग होम्योपैथी एज वेल एज सीडीएस। वो डॉक्टर कटोच जी ने इसका जवाब दे दिया है। EUA should be conditioned with active PMS like or phase 4. Intended use should be introduced in Ayush and homeopathic medicine. I think Ayush में homeopathic आ जाता है। Then next phytopharmaceutical is now covered by new drug approval system. Why Ayush should have different chapter within Ayush and homeopathy? अब बार बार आयुष को और होम्योपैथी को अलग मत करिए। Why under DCGI as they are expert in allopathic drug means DCGI is not expert in ISM. ये डॉक्टर दीप जोशी कह रही हैं। There should दंगाश सर ने भी रिप्लाई किया, there should be special cells in CDS को for Ayush in their near future in long run. There should be separate authority under Ayush ministry letter. These are some messages in chat box. And one reply by Dr. DC Katoch sir, Ayush vertical is already provided in CDSCO to administer the regulatory and quality control provisions for Ayush drugs at central level. Post of central drug inspectors, assistant drug controllers, and deputy drug controllers having Ayush qualification for the incumbents have been created, and recruitment process for these posts has been initiated. Thank you, sir, for your valuable reply. And Shivang is saying health security for everyone. It's a matter of progress, but progress is not possible without challenging the status. Therefore, we question the status to improve the why of EUA for Ayurvedic preparation in COVID-19 or any future emergency health situations based on evidence, relevant host, environment, and causative factors. Thank you all for your valuable comments. And हम लोग कार्यक्रम के अंत की तरफ हैं और मैं सभी अपने वक्ताओं का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। प्रोफेसर के धीमान सर का बहुत बहुत आभार। डॉक्टर डीसी कटोच सर, आपका भी बहुत ही अच्छा रहा उद्बोधन। प्रोफेसर के द्विवेदी सर, आपका भी मार्गदर्शन हर बार की तरह इस बार भी बहुत अच्छा रहा। और शुरुआत में ही श्री दंगाश सर ने जो बातें बताई बहुत अच्छा रहा। और प्रोफेसर AK त्रिपाठी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। किन्हीं कारणों से हमारे डायरेक्टर आयुर्वेद सर्विस यूपी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। प्रोफेसर SN सिंह सर, उम्मीद करते हैं भविष्य में सर को भी सुनने का फिर से मौका मिलेगा। और इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन प्रोफेसर GS तोमर सर, आपका सर हृदय से धन्यवाद जो आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पे इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बार बार एविडेंस की बात आ रही है। मैंने एक मैसेज भी किया था कि सिर्फ एविडेंस की बात हमारे लिए ही क्यों, आज भी जब कोविड पॉजिटिव पेशेंट आ रहा है, रिजल्ट पॉजिटिव RT-PCR, तो घर घर जाके एलोपैथिक मेडिसिन, उसका एविडेंस कहाँ से आया है मुझे नहीं पता। मैं यहाँ किसी पैथी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ एविडेंस हमें क्यों जरूरत पड़ रही है, ये एक प्रश्न बनता है। जबकि आचार्य चरक ने ये कहा है कि जहाँ पे हम व्याधि का नामकरण नहीं कर पा रहे हैं, हमको दोषों के आधार पे चिकित्सा करने का अधिकार वहां पे है, लिटरेचर में हमारे है। लेकिन डीसी कटोच सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि वहां पे हम दोषों के आधार पे ही नामकरण कर सकते हैं कि हम कफवातात्मक अगर कह रहे हैं तो कफवातात्मक हमारी व्याधि के लिए है, न कि हम वहां पे कोविड कहेंगे। बट ये रूल सबके लिए लागू होना चाहिए। इन्हीं सभी बातों के साथ पुनः आप सभी लोगों का, जो लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं या फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं या रिकॉर्डेड वर्जन में देखेंगे कार्यक्रम,
बहुत बहुत धन्यवाद। आरोग्य भारती काशी प्रांत एवं विश्व आरोग्य मिशन के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और शांति मंत्र के साथ इस कार्यक्रम का समापन। सर, आपकी अनुमति हो तो शांति मंत्र का। हाँ जी 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 जी। और शांति मंत्र के लिए डॉक्टर दंगाई साहब, सी दंगाई सर, आपको कुछ बोलना है, कहना है कुछ? एक बार सबको मैं फ्री कर दे रहा हूँ, अगर कोई कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर सकता है इस समय। नहीं, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, जो पांडे जी ने जो है अंत में कहा कि सर्व क्षेत्र संभाव, सभी को एक दृष्टि से देखना चाहिए। अगर एविडेंस आयुर्वेद से मांगा जा रहा है, होम्योपैथी से मांगा जा रहा है, एलोपैथी से भी मांगना चाहिए। हम लोगों ने देखा कि कोविड काल में एविडेंस एलोपैथी में कम मांगा गया है और सारा का सारा प्रोटोकॉल, सारी की सारी चीजें हमने देखी, वो उसी तरह से चली है। तो मेरी विनंती है, मेरी जो है सबसे जो है ये मेरा सबसे अनुरोध है कि हम सर्व क्षेत्र संभाव, सभी के लिए दृष्टि, सभी के लिए आप कहेंगे कि नियम या जो आप कहेंगे पैरामीटर्स इक्वली एप्लीकेबल होने चाहिए और हमें एक समभाव से इंटीग्रेटिव वे में अगर आगे बढ़ने का मौका मिले तो आयुष मुझे लग रहा है कि एलोपैथी के समकक्ष अच्छे रिजल्ट देगा, समाज का भला होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अवनीश, बहुत बहुत जी सर। बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर तिवारी। जी सर, जी सर। हाँ डॉक्टर तिवारी जी, हाँ बोलिए सर। नमस्कार सर, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है सर, बहुत पूरी तरह से मैं इसको सुनता रहा। बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत कुछ किया। जहां तक बात हो रही थी सर, अभी कह रहे थे एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की, तो एविडेंस हमें हो सकता है, आरएच सिंह सर कहा करते हैं हम लोगों के गुरुजी, वो कहते हैं कि एविडेंस कोई जरूरी नहीं कि एक्सपेरिमेंट बेस्ड एविडेंस ही हो, वो एक्सपीरियंस बेस्ड एविडेंस भी हो सकता है उसमें। तो ये दोनों को सोचना चाहिए। जो एक्सपीरियंस्ड है, हमारा आयुर्वेद का बहुत सारा जो एविडेंस है वो एक्सपीरियंस बेस्ड है, और एक्सपेरिमेंट बेस्ड से एक्सपीरियंस बेस्ड ज्यादा बेहतर लगता है, वो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड है सर। दैट्स ऑल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, हमने कहा ना, जो हमारी चीजें, मैंने पहले भी कहा कि टाइम टेस्टेड चीजें हैं, और उनको आपने डॉक्टर कटोच ने आपके सामने कहा कि अगर हम उसको रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं, दोबारा रिपर्पज करना चाहते हैं, तो या तो हमें एविडेंस देना होगा। तो एविडेंस इन द सेंस हमारी केस रिपोर्ट है, हम यूज कर रहे हैं कि कोविड-19 के सिम्टम से ग्रसित रोगी है, चाहे हम बाथरूम कफोलवड़ सन्निपात कहें, कुछ भी कहें, और रोगी को लाभ मिल रहा है, तो वो भी एक एविडेंस है, और वी कैन गेट द परमिशन टू यूज दोस टाइप ऑफ द ड्रग्स। इवन वी आर यूजिंग in different corners of the country, all Ayurvedic physicians are using their Ayurvedic products in the management with COVID-19. वो अलग बात है कि RT-PCR पॉजिटिव थी, नेगेटिव आ रही है, लेकिन आज ये एरा है कि हमको कलेक्ट करना पड़ेगा अपने एविडेंसेस को, हमको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, तभी इस डेटा को कलेक्ट करके हम समाज के सामने आप इसको प्रस्तुत कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। डॉक्टर नीलम जी भी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर नीलम गुप्ता, प्रिंसिपल गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज वाराणसी। आपके यहाँ भी कोविड-19 का हॉस्पिटल में वार्ड रहा, आपने तमाम पेशेंट्स को देखा। डॉक्टर नीलम जी हमको सुन रही हैं? अवनीश जी हैं कि नहीं समय? जी सर, जी नमस्कार सर। हाँ, आप अपना विचार रखें 2 मिनट के लिए। हाँ प्लीज। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। डॉक्टर तिवारी जी ने जैसे कहा कि एक्सपीरियंस बेस्ड होना चाहिए, बहुत सही बात उन्होंने उठाई है कि जो एक्सपेरिमेंटल, कई बार एनाटॉमी ऐसी होती है, फिजियोलॉजी ऐसी होती है, कई सारी ड्रग्स जो हैं हमारे एनिमल्स को देने पर या माइस को या रैबिट को देने पर कई बार सर डिफरेंट टाइप से उसका रिएक्शन होता है। लेकिन हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे सीनियर्स और बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स हैं जो कि अपने आयुर्वेद को यूज कर रहे हैं, और इस कोविड पेंडेमिक में काफी अच्छा रिजल्ट मिला है सर। वो पर्सनली भी यूज किया गया है आयुर्वेद को, और हम लोगों ने ये देखा है कि बहुत सारे रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आए हैं। हमारे भी महाविद्यालय और के चिकित्सालय में जब कोविड पेंडेमिक के लिए हमारा हॉस्पिटल बना था तो 847 पेशेंट एडमिट हुए थे, और मैंने और हमारे सभी सहयोगी डॉक्टर्स ने, रेजिडेंट्स ने केवल आयुर्वेद ही दिया था सर, और 100% रिजल्ट आया सर। कोई भी डेटोरिएट नहीं हुआ था पेशेंट,
और उनको पूरा आयुर्वेदिक रेजिम में ही उनको दिया गया था सारा। और ये बहुत अच्छा ये डाटा पूरा हमने बना रखा है और डायरेक्टरेट भेजा भी है सर। और आगे भी हम लोग बहुत सारे अपने इसमें क्लिनिक में ओपीडीज में भी देख रहे हैं और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। और बिल्कुल सही कटोच सर ने कहा कि हम उसे कोविड या ओमिक्रॉन ना कह करके अपने आयुर्वेद जो उनका नामकरण करके रखें और उसको डायग्नोज करें और समाज में इसको आगे लाएं, ताकि हम इस चीज को आगे बढ़ा सके और समाज में विश्वास पैदा कर सके कि आयुर्वेद से ही हम ये सब सारी चीजें ठीक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीलम जी, आपने व्यवहारिक रूप से इसको देखा है और आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। मैं आपकी सराहना करता हूं कि आपने बड़े सशक्त कोविड वॉरियर की तरह से कार्य करके कोविड-19 में स्वयं कोविड से पीड़ित होकर के अपनी खुद की सर्जरी कराने के बाद भी आप निरंतर अपने कार्य में सनद रहे। मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूं और भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करता हूं निरंतर आप इसी तरह कार्य में लगी रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अभी दंगाई साहब ने जो आपके सामने बात रखी है, निश्चित रूप से आपकी इन बातों को हम पीएम हाउस तक ले जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें आयुष का विकास एक सही दिशा में हो और हमारे लोगों का लाभ मिले, हमारे चिकित्सक उसका लाभ उठाएं और साथ साथ में ये हमारे राष्ट्र की एक इकोनॉमी के लिए भी एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और भारतीय इस विधा का जो विकास हो रहा है वो आज अक्रॉस द ग्लोब देखने को मिल रहा है, तो ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है। तो मैं पुनः आप सबको बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। अब डॉक्टर अवनीश जी इस कार्यक्रम का समापन शांति मंत्र के साथ करें। आगे भी इस कार्यक्रम को हम द्वितीय फेज में सेकंड इसका जो पार्ट है वो हम सम्मिलित करेंगे, जिसमें कि देश के ही नहीं हमारे ऐसे विधा के विद्वान जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारा प्रयास होगा कि भारत सरकार के पॉलिसी मेकर्स भी आए, जिससे आपकी शंका का समाधान भी डायरेक्ट हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अवनीश जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। शांति पाठ के पहले एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ। ये कार्यक्रम जो आज वेबिनार हुआ, किसी भी पैथी का हम लोग क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, किसी भी पैथी को हम लोग ऊपर नीचे नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कामना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम आद्यो शांति, अंतरिक्षोदम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वद्वं शांति शांतिरेव शांति, सामां शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बस।